हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूनिट 4 का कंप्लीट वन शॉट यहाँ पे फिनिश होगा। ठीक है, थर्मो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मियोनिक कन्वर्जन, ये यूनिट आज के इस लेक्चर में 100% आपका तैयार हो जाएगा। जितने भी टॉपिक्स आपको सिलेबस पे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशन, वाइंड एनर्जी, पावर एंड इट्स सोर्सेस, सारे टॉपिक्स इन डिटेल में मैंने यहाँ पे कवर करा दिए हैं। हर एक टॉपिक आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, कुछ रटना नहीं पड़ेगा। एंड आई होप सो आपने ऑलरेडी जो है यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड का वन शॉट जो है कवर कर लिया होगा, जिससे कि ये जो यूनिट है, यूनिट 4 आपका बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, जाके अच्छे से प्रीवियस यूनिट को कवर कर लेना। अदर भी सब्जेक्ट का वन शॉट जाके जरूर देखना, लाइक एआई एंड क्लाउड कंप्यूटिंग का अपलोड है। एंड अगर नोट्स डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा सिंपल, यूनिट का नाम है थर्मो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मियोनिक कन्वर्जन, राइट। तो मस्ट आपने प्रीवियस यूनिट को देखा हो, जैसे चीजें आपको क्लियर हो पहले से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, तो कहानी इसकी कहाँ से स्टार्ट होगी। थर्मो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मियोनिक कन्वर्जन यूनिट का नाम है। इसमें देखो, अभी डायरेक्ट जैसे यहाँ पे टॉपिक दिया क्या है, इसमें दिया है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, ये सारी चीजें। यानी कि इसमें आपसे अगर ऊपर से मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या चीजें आप अगर पढ़ लेते हो तो आपका काम हो जाएगा ओवरऑल। आपको एग्जाम में मिलेगा वही सेम चीज, ठीक है। इसमें आता है आपका थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल एंड वर्किंग आता है 7 मार्क्स में, राइट। और इसमें थर्मियोनिक कन्वर्जन सिस्टम, यानी ये भी आपका एक इसका प्रिंसिपल एंड वर्किंग होता है, ये भी पूछा जाता है। और वाइंड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस। और बाकी इसमें छोटे छोटे ही टॉपिक्स दिए गए हैं, यही 7 मार्क्स में आता है। विथ डायग्राम सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें पहला टॉपिक यहाँ पे हमारे पास आता है समझने के लिए कि सी बैक इफेक्ट क्या होता है, राइट। अब ये चीजें आगे भी यूज होगी, इस वजह से हमें पहले और ये 2 मार्क्स में ऑब्वियस सिंपल सी बातें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो समझ लेते हैं, राइट। सी बैस इफेक्ट क्या होता है। तो एक्चुअली अभी मैं ये वीडियोस जो वन शॉट है टैबलेट में बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा मे बी आपको मतलब कोई इशू आई थिंक नहीं होगा, राइट। सो देखते हैं, चलिए। सो सी बैक इफेक्ट क्या होता है। देखिए, सी बैक इफेक्ट क्या है ना, बेसिकली एक फिनोमिना है, राइट। इट इज जस्ट अ फिनोमिना इन विच एन इलेक्ट्रिक वोल्टेज, यानी जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज या इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है व्हेन टू डिफरेंट मेटल्स आर ज्वाइंट टुगेदर एंड देयर जंक्शंस आर केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। कंफ्यूज हो गए, राइट। देखो, कुछ नहीं है, एक सिंपल, जैसे बहुत काफी सारे ऐसे प्रिंसिपल होते हैं, काफी सारे ऐसे इफेक्ट होते हैं, राइट। जैसे ओम्स लॉ क्या है, बेसिकली ये भी एक आपका कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से सी बैक भी आपका एक कॉन्सेप्ट है, एक फिनोमिना है, जिसमें क्या कहता है, ये आपका इफेक्ट क्या कहता है। अ, अगर मतलब कि दो आपके वहां पे डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हैं, जब उसको आपस में हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और उनके जो जंक्शन है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे रखे हुए हैं, तो क्या करता है, सिंपल, वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, राइट। वही लिखा है ना, इट इज जस्ट अ फिनोमिना इन विच एन इलेक्ट्रिक वोल्टेज यानी करंट प्रोड्यूस होता है जब दो डिफरेंट मेटल्स ज्वाइन होते हैं एक साथ डिफरेंट डिफरेंट जंक्शंस पे डिफरेंट टेम्परेचर पे। समझ में आएगा अभी आगे डायग्राम से और अच्छे से। बेसिक आइडिया इसका सिंपल क्या है, वही सिंपल, दो डिफरेंट मेटल्स होगा, मेटल से जैसे मान लेते हैं मेटल वन मेटल टू, राइट। ज्वाइन देम टुगेदर एट 2 पॉइंट्स, यानी दो डिफरेंट यहाँ पे क्या है आपके टेम्परेचर पे, और मतलब अलग अलग वहां पे जंक्शंस पे। अभी इसका डायग्राम मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ज्वाइन देम टुगेदर एट 2 पॉइंट्स जंक्शन, यानी वन फंक्शन इज केप्ट हॉट, एक जंक्शन जो होगा वो आपको बहुत हॉट होगा, राइट। जैसे हम क्या कहते हैं, हॉट जंक्शन कहते हैं, लाइक यू कैन से T2। अदर इज केप्ट कोल्ड, राइट, जैसे हम कोल्ड जंक्शन कहते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी यानी T2 - T1, इस डिफरेंस इस बिटवीन मतलब कि इस जो टेम्परेचर के डिफरेंस के मतलब कारण यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं हॉट साइड से कोल्ड साइड। और यही कारण है कि क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिक वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो जाता है, समझ पा रहे हो। तो यही होता है, और दिस वोल्टेज इज कॉल्ड व्हाट, सी बैक ईएमएफ, इसे हम बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सिंपल ये इफेक्ट आपका क्या कहता है, जब आपके दो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स लाइक मेटल वन मेटल टू, राइट, आपस में ज्वाइन किए जाते हैं, ओके। और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, आपस में ज्वाइन किए जाते हैं एट दियर जंक्शन, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, राइट। कैसे प्रोड्यूस होता है उसका रीजन यही है, राइट। एक जंक्शन वहां पे क्या होता है आपका बहुत हॉट होता है,
राइट? जिसे हम हॉट जंक्शन कहते हैं, दूसरा जंक्शन कोल्ड होता है, इसे हम कोल्ड जंक्शन कहते हैं। तो बस यही बिटवीन मतलब कि जो टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस है ना, इसी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम हॉट साइड टू कोल्ड साइड, और यही कारण होता है कि एक वोल्टेज वहाँ पे क्रिएट होता है, करंट जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, और इस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? सी बैक ईएमएफ कहते हैं, याद रखना। ठीक है? चलिए, इसका एक छोटा-सा फॉर्मूला है, जो आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट? ये है आपका फॉर्मूला। कोई नहीं पूछेगा आपसे, बट याद कर लोगे तो एग्ज़ाम में लिखोगे ज़्यादा अच्छे से चीज़ें रिप्रेज़ेंट कर पाओगे, राइट? जहाँ पे ई क्या है आपका जनरेटेड ईएमएफ, जो वोल्टेज वहाँ पे जनरेट होगा, करंट जो जनरेट होगा, राइट? और ये अल्फा एस से जो है सीबैक कोएफ़िशिएंट ये आपका है, ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स में यूज़ होता है। ये सब कुछ भी आपको जस्ट एक फ़ॉर्मूला रट लेना है, आप याद कर लेना है, राइट? 2 मार्क्स में कभी पूछ भी लेता है, तो ये तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, तो यही होता है सिंपल। आई होप आपको ये सीबैक इफ़ेक्ट समझ में आ गया होगा, राइट? जो भी यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, थोड़ा डायग्रामेटिकल इसको समझोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखो यहाँ पे मेटल 1 है, यहाँ पे मेटल 2, हॉट जंक्शन, कोल्ड जंक्शन, राइट? तो बस वही है, यहाँ पे देखो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? क्योंकि इनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करते हैं मूव करना फ्रॉम हॉट साइड टू कोल्ड साइड, ओके? एंड जिस वजह से यहाँ पे वोल्टेज आपका यहाँ पे जनरेट हो रहा है, और ये तो मैं आपको बताया ही पहले से, राइट? इसका वर्किंग भी यहाँ पे लिखा है, जैसे हीट इज अप्लाइड टू वन जंक्शन, यानी हॉट जंक्शन पे हीट को अप्लाई किया जाएगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स इन दैट रीजन गेन एनर्जी, उनको एनर्जी मिलेगी और वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, दे ट्रेवल टुवर्ड्स द कोल्डर जंक्शन, राइट? वही हॉट साइड टू कोल्ड साइड। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा क्या? इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? हेंस अ वोल्टेज ईएमएफ इज जनरेटेड, जिसे हम सी बैक ईएमएफ भी कहते हैं, पीछे ही मैंने आपको बताया, ठीक? तो बस यही होता है सिंपल। अब देखो इसमें एक चीज़ आपको, और ये चीज़ जो अभी आप जो इफ़ेक्ट पढ़ रहे हो, अभी इसमें जूल इफ़ेक्ट आएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? ये सब आपका अभी आगे यूज़ होगा, इस वजह से यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक? और यहाँ पे थोड़ा-सा ये भी याद रखना कि थर्मोकपल का मतलब क्या होता है, राइट? व्हाट इज़ थर्मोकपल? थर्मोकपल एक आपका डिवाइस होता है दैट मेजर्स टेम्परेचर यूजिंग दिस इफ़ेक्ट। समझ पा रहे हो? थर्मोकपल क्या होता है? सिंपल एक सॉरी एक मतलब डिवाइस बोल सकते हो, जो टेम्परेचर को मेज़र करता है। इस इफ़ेक्ट का यूज़ करके, किस इफ़ेक्ट का? सीबैक इफ़ेक्ट का यूज़ करके। देखो बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, आई होप समझ पा रहे हो आप, ठीक है? बस यही होता है। अब दूसरा यहाँ पे इफ़ेक्ट पढ़ते हैं, दूसरा इफ़ेक्ट है आपका पेल्टियर इफ़ेक्ट, राइट? तो इसे आओ यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है? देखिए, ये भी आपका जैसे सीबैक इफ़ेक्ट आपका एक फिनोमिना था, कॉन्सेप्ट था, राइट? वैसे ये भी आपका एक फिनोमिना इफ़ेक्ट बोलो, बट इसमें क्या होता है ना, इसमें हीट जो है वो एब्ज़ॉर्ब्ड होता है या तो रिलीज़ होता है। जब आपका इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक जो करंट होता है पास होता है थ्रू द जंक्शन ऑफ 2 डिफरेंट मेटल्स। देखो लिखा भी यहाँ पे वही है। इट इज़ पेल्टियर इफ़ेक्ट इज़ द फिनोमिना इन व्हिच हीट इज़ एब्ज़ॉर्ब्ड। वहाँ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हीट जो है वो एब्सॉर्ब होगा या तो रिलीज होगा व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स। जब इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होगा थ्रू द जंक्शन डिफरेंट डिफरेंट मेटल से, राइट? देन इसका भी देखो डायग्राम ये है आपका। देखो इन शॉर्ट अगर समझो, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू टू डिफरेंट मेटल्स जॉइन टुगेदर, वन जंक्शन आपका बिकम हॉट, जैसे हम हॉट जंक्शन कहते हैं, अदर जंक्शन वो बिकम्स कोल्ड, राइट? ये चीज है। तो इसका डायग्राम आपको ये वाला बनाना है, राइट? तो ये हो जाएगा बेसिक आइडिया इसका। यहाँ पे क्या है, अ, देखो, टेक टू डिफरेंट कंडक्टर फॉर एग्जांपल कॉपर एंड बिस्मुथ यहाँ पे लिया गया है, राइट? वन जंक्शन विल बिकम हॉट, मींस हॉट जंक्शन, द अदर विल बिकम्स कोल्ड, यानी कोल्ड जंक्शन। एंड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट एट वन जंक्शन, हीट वहां पे क्या होगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। किस इफेक्ट की वजह से? पेल्टियर इफेक्ट की वजह से, ठीक है? तो यही होता है आपका पेल्टियर इफेक्ट, और कुछ नहीं है, ठीक है? तो देखो, एक जंक्शन साइड क्या होगा आपका? हीट जो है आपका एब्जॉर्ब होगा, राइट? अदर जंक्शन साइड क्या होगा? आपका जो हीट होगा वहां पे वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है? तो बस यही है, इस तरीके से आपका पेल्टियर इफेक्ट काम करता है। इसकी वर्किंग की बात करिए, डायग्राम देखो आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है? देखो इसका वर्किंग यहाँ पे क्या है, वर्किंग बहुत सिंपल है उसी तरीके से। बाकी देखो ये वर्किंग वर्किंग आपसे इसमें पूछेगा नहीं कभी, राइट? 2 मार्क्स से ज़्यादा ये नहीं आएगा, बट फिर भी यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ। बस ये इफेक्ट आपको पता होना चाहिए आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है? द सर्किट इज मेड ऑफ 2 डिफरेंट मेटल्स, वही यहाँ पे लिया है, मतलब लिखा है, राइट? व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट बिकॉज़ ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एनर्जीज इन बोथ मेटल्स। इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेगा एक जंक्शन पे, तो रिलीज करेगा हीट को दूसरे जंक्शन पे, राइट? दिस क्रिएट अ कोल्ड जंक्शन एंड हॉट जंक्शन। समझ पा रहे हो? तो बस यही है आपका। देखो इसमें भी अगर आप थोड़ा-सा और रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इसका भी फॉर्मूला होता है ये, Q इज़ इक्वल टू पाई पाई आई टी, राइट? ये चीज़ होता है। यहाँ पे देखो Q जो है आपका, कितना हीट आपका अब्ज़ॉर्ब हुआ, कितना रिलीज़ हुआ,
ये चीज़ आपका क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पेल्टियर कोएफ़िशिएंट हो गया पाई और ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया और ये टी मीन्स टाइम आपका ये हो जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे नेक्स्ट इफ़ेक्ट बात कर लेते हैं। देखो, ये हो गया आपका पेल्टियर इफ़ेक्ट। बस कॉन्सेप्ट इसका याद रखना प्लीज़ कि ये कर क्या रहा है, राइट? जैसे सीबेक इफ़ेक्ट में क्या था? सिंपल, जब 2 डिफरेंट मेटल्स को जॉइन करते हैं, राइट? डिफरेंट डिफरेंट जंक्शन पे, ये देखो डायग्राम में, देन क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अ, 2 मेटल जो जॉइन किया जा रहा है, राइट? और डिफरेंट जंक्शन पे जो है, ये चीज़ आपका सीबेक इफेक्ट है। दूसरा यहाँ पे पेल्टियर इफेक्ट, जो सिंपल क्या कर रहा है, एक जंक्शन पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरे जंक्शन पे हीट रिलीज कर रहा है। ये इसका डायग्राम। अब इसके बाद तीसरा जो हमारे पास इफेक्ट है, जूल इफेक्ट, राइट? या इसे आप जूल हीटिंग भी बोल सकते हो। तो इसे और समझ लेते हैं। देखो, तो जूल इफेक्ट क्या है? जूल हीटिंग, द जूल इफेक्ट मीन्स that when an electric current passes through a conductor like a wire, right, heat is produced in it, right? तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। बस यही है मतलब, कहने का देखो सिंपल मतलब यही है कि कोई भी अगर कंडक्टर है उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो वो चीज क्या होती है, आपकी हीट भी प्रोड्यूस करती है, राइट? ऐसे मतलब सिंपल सी बात है। जैसे आप मतलब कि किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आप मतलब कि प्रेस का एग्जांपल आप ले सकते हैं, राइट? जब उसमें आप इलेक्ट्रिक करंट उसमें आपका फ्लो करता है, राइट? तो उसमें करंट आपका फ्लो करता है, तो वो क्या करता है? वो चीज़ आपका हीट प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है? बस यही है, सिंपल यही कह रहा है आपका, ये जूल इफेक्ट की वजह से होता है, राइट? इसका मतलब ये है, जब इलेक्ट्रिक करंट आपका पास करता है थ्रू अ कंडक्टर, राइट? तो हीट प्रोड्यूस होता है उसमें, बस यही है। इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें चेंज हो रहा है? हीट एनर्जी में, राइट? व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर और एनी कंडक्टर। बस यही होता है सिंपल। ये जो मतलब है ना कि इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी भी कंडक्टर, किसी भी चालक में अगर फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, देन वो हीट भी प्रोड्यूस करता है उसके अंदर। बस यही होता है आपका, जूल इफेक्ट की वजह से ये ऐसा होता है। अच्छा, रीज़न क्यों? अगर समझना चाहो क्यों हीट प्रोड्यूस होता है? व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, राइट, द इलेक्ट्रॉन मूव्स एंड कोलाइड विद द एटम्स ऑफ द मेटल। जब करंट उसमें फ्लो कर रहा होता है कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और कोलाइड कर जाते हैं विद द एटम्स ऑफ द मेटल। These collisions slow down and electrons and transfer their energy to atoms. The atoms start vibrating more. This is what we feel as heat. समझ पा रहे हो? तो ये रीजन यहाँ पे होता है कि क्यों वो हीट प्रोड्यूस करता है, जब भी कोई इलेक्ट्रिक किसी कंडक्टर में अगर फ्लो कर रहा होता है। देन इसका भी अगर रिप्रेजेंट करना चाहो, देन यू कैन राइट दिस फॉर्मूला, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जहाँ एच क्या है? हीट प्रोड्यूस है, आई करंट हो गया, आर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हो गया, राइट? और टी टाइम हो गया। कहीं पे भी ये पूछा नहीं जाएगा, ना काम आएगा, कहीं पे न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है इसमें, बट लिख देते हो फॉर्मूला तो थोड़ा इफेक्ट और ज़्यादा मतलब पड़ जाता है, राइट? कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है ऐसा लगता है एग्जामिनर को, तो राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है, ये अगर इसको एक्सप्लेन करने को बोलो तो सिंपल इसमें क्या है, इफ द करंट, यानी इसका मतलब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर करंट आई मतलब कि क्या है, इफ द करंट आई और रेजिस्टेंस आर अगर इंक्रीज होता है, आई एंड आर अगर इंक्रीज होता है, तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा वहाँ पे। समझ पा रहे हो? सिंपल सी बात है। बहुत तेज़ी से अगर करंट फ्लो कर रहा है किसी भी डिवाइस में, किसी भी सॉरी कंडक्टर में, तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। कम करंट प्रोड्यूस होगा या रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हीट आपका कम प्रोड्यूस होगा। द लॉन्गर द टाइम, द मोर हीट विल बी जनरेटेड। सो हीट डिपेंड कर रहा है करंट पे। हीट किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे, रेजिस्टेंस पे एंड टाइम पे डिपेंड कर रहा है। बस एप्लीकेशन इसकी बात कर लें, जूल इफेक्ट की या जूल हीटिंग की। इलेक्ट्रिक हीटर्स में, आयरन्स में, पहले पहले मैंने आपको बताया, प्रेस यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिक बल्ब में, राइट, बल्ब भी ऑल्सो हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। सब बहुत इजी एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है? कुकिंग अप्लायंसेस में, इंडस्ट्रियल में काफ़ी जगह यूज़ होता है, देखो, ठीक है? तो ये हो गया। ये 3 इफेक्ट हमने देखा। अभी यहाँ पे और भी है, ये 2-2 मार्क्स में आने वाले हैं ये सारे, और सारा वर्किंग भी बता रहा हूँ, तो लिख सकते हो 7 मार्क्स में भी इन केस आ जाता है। देन थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, राइट? व्हाट इज थॉमसन इफेक्ट? देखो, थॉमसन इफेक्ट भी आपका क्या है? एक फिनोमिना, एक कॉन्सेप्ट है, राइट? जब आपका जो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ मेटल वायर दैट ऑलरेडी हैज अ टेम्परेचर डिफरेंस, ओके, वन एंड वहां पे हॉट होता है, वन एंड वहां पे कोल्ड होता है, ओके। ये पहली मैंने आपको बताया, जैसे ये आपका क्या था, सी बैक इफेक्ट में मैंने आपको बताया, ये दो मेटल्स जब आपका ज्वाइन किया जाता है, देन वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आपका प्रोड्यूस होता था, ठीक है? बस वही है, मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पे कह रहा है थॉमसन इफेक्ट क्या कहता है, जब इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो करता है किस में?
मेटल वायर में, राइट? दैट हैज़ ऑलरेडी उसका एक ऑलरेडी टेम्परेचर डिफरेंस होता है T2 माइनस T1 वहाँ पे बताया था, राइट? एक आपका वहाँ पे हॉट जंक्शन होता है, एक आपका कोल्ड जंक्शन होता है। तो हीट इज़ आइदर एब्ज़ॉर्ब होगा या तो रिलीज़ होगा अलोंग विद द वायर, उस मेटल वायर में, राइट? तो यही आपका थॉम्सन इफेक्ट कहता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी मेटल वायर में अगर फ्लो हो रहा है, मेटल वायर में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, दैट हैज़ ऑलरेडी अ टेम्परेचर डिफरेंस, ओके? सो हीट या तो वहाँ पे एब्ज़ॉर्ब होगी या तो वहाँ पे रिलीज़ होगी, ठीक है? यही होता है। एग्ज़ाम्पल देख लो इसका, इमेजिन करो कोई मेटल का कोई रॉड है, ठीक है? उसका लेफ्ट एंड आपका एक यानी वो हॉट जंक्शन है, कोल्ड जंक्शन है, 2 एंड है वहाँ पे। नाउ इफ यू पास करंट थ्रू इट, इफ सम इन सम मेटल्स लाइक कॉपर, हीट वहाँ पे एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, कॉपर के केस में, और रॉड गेट्स कूलर। इन अदर लाइक आयरन, हीट वहाँ पे रिलीज़ होगी, राइट? और रॉड गेट्स हॉटर, ये हो जाएगा आपका। दिस हीटिंग और कूलिंग अलोंग द वायर इज़ कॉल्ड थॉम्सन इफेक्ट। जो हीट वहाँ पे मतलब अ मिल रहा होता है, राइट? उस वायर के थ्रू मतलब ये थॉम्सन इफेक्ट की वजह से ही होता है। मत कंफ्यूज होना, फिर से बताता हूँ। थॉम्सन इफेक्ट सिंपल यही कह रहा है कि कर इलेक्ट्रिक करंट आपका मेटल वायर से के थ्रू अगर वो फ्लो कर रहा है तो मेटल वायर पे का आपके पास ऑलरेडी उसका टेम्परेचर डिफरेंस होता है। सीबेक इफेक्ट में देखा था T2 माइनस T1 में। तो वहाँ पे यही कह रहा है ये इफेक्ट कि या तो हीट वहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, या तो वहाँ पे रिलीज होगा, बस। ठीक है? तो ये हो गया थॉम्सन इफेक्ट। अब देखो 2 मार्क्स के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। पूछ लेता है ऐसे 2 मार्क्स में, रिलेशन बताइए बिटवीन सीबेक कोएफिशिएंट एंड पेल्टियर कोएफिशिएंट। दोनों इफेक्ट तो आपने पढ़ लिया, बट इसमें कोएफिशिएंट क्योंकि फॉर्मूला भी वहाँ पे मैंने बताया था हर एक इफेक्ट का, ठीक है? तो इनके बीच रिलेशन भी निकाला जा सकता है, डिराइव किया जा सकता है, बट डायरेक्ट आपको ये याद करके रखना है क्योंकि रिलेशन 2 मार्क्स में पूछेगा। रिलेशनशिप बिटवीन सीबेक कोएफिशिएंट एंड पेल्टियर कोएफिशिएंट, देन यू कैन राइट दिस, राइट? पाई इज इक्वल टू अल्फा टी, जहाँ पाई क्या है, पेल्टियर कोएफिशिएंट है, अल्फा आपका सीबेक कोएफिशिएंट है, टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये आपका होता है। तो ये रिलेशन होता है सीबेक कोएफिशिएंट एंड पेल्टियर कोएफिशिएंट में। ओके, नाउ हियर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रिलेशनशिप है सीबेक कोएफिशिएंट एंड थॉम्सन कोएफिशिएंट। दोनों में रिलेशनशिप मतलब क्या है, राइट? थॉम्सन कोएफिशिएंट या सीबेक कोएफिशिएंट में, देन यू कैन राइट दिस फॉर्मूला, राइट? ये चीज आपका टाउ इज इक्वल टू टी, फिर डी अल्फा अपॉन में डी टी। यहाँ पे इसका सारा मीनिंग लिखा हुआ है, राइट? जहाँ पे ये आपका थॉम्सन कोफिशिएंट हो जाएगा टाउ, एंड यहाँ पे अल्फा सीबेक कोफिशिएंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ सीबेक कोफिशिएंट विद द टेम्परेचर। सिर्फ आपको ये रिलेशन याद रखना है, कहीं पे भी ये परेशान मत होना कि न्यूमेरिकल आने वाला है यहाँ पे, कभी नहीं, ठीक है? तो ये हो गया। अब देखो ये सारी चीज़ें जो अभी आपने पढ़ा ना, जो इफ़ेक्ट आपने पढ़ा, इसका कॉन्सेप्ट बस याद रखना। अगर ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा है, हीटिंग वगैरह सॉरी क्या बोलते हैं, ये वर्किंग वगैरह अगर नहीं समझ में आ रहा है, देन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत ईज़ी तरीके से बताया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अब ये सारे कॉन्सेप्ट जो इफ़ेक्ट आपने पढ़ा ना, ये अब यूज़ होगा। यहाँ से अगर ओवरऑल देखोगे तो आपका ये यूनिट स्टार्ट है, बट नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको स्किप करके डायरेक्ट इसे समझ ही नहीं सकते। इस वजह से पहले ही मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर दिस 7 मार्क्स, 100% चांसेस है ये पूछा ही जाएगा कि अगर आएगा यूनिट 4 से तो क्या देंगे वो, राइट? सो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसका प्रिंसिपल बताइए, इसका वर्किंग बताइए विथ डायग्राम, इसका मेरिट्स डिमेरिट्स सब बताइए, ठीक है? ऐसे आएगा क्वेश्चन। तो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर आप समझते हैं, तो इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल कुछ नहीं है, जो अभी आपने पढ़ लिया ना सीबेक इफेक्ट, उसी प्रिंसिपल पे ये आपका काम करता है, राइट? और बस वही लिखा था, वो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है आपका, ये सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। अब सीबेक इफेक्ट क्या होता है? फिर मुझे लगता है फिर से आपको रिपीट करना पड़ेगा। सीबेक इफेक्ट वही कहता था कि डिफरेंट डिफरेंट जो, तो देखो अब इसको चलो समझते हैं, इसका प्रिंसिपल एंड वर्किंग क्या है। बेसिकली प्रिंसिपल तो देखो वही है जो आपने पहले ही पढ़ लिया, राइट? ये सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। और सीबेक इफेक्ट क्या था वहाँ पे? सिंपल याद होना चाहिए आपको, अभी जस्ट आपने पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो दो आपके मटेरियल जब आपके ज्वाइन किए जाते हैं, ठीक है? और वो रखे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि टेम्परेचर पे एट डिफरेंट जंक्शन। एक जंक्शन हॉट जंक्शन होता है, कोल्ड जंक्शन होता है, देन वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है फ्रॉम हॉट साइड टू कोल्ड साइड। यही था आपका सी बैक इफेक्ट, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हो? वही सेम चीज लिखा है। देखो व्हेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल लाइक पी टाइप एन टाइप कोई सेमीकंडक्टर जब वो ज्वाइन किया जाता है, राइट, एंड देयर जंक्शंस आर केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर, अब वोल्टेज वहाँ पे जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है। दिस वोल्टेज कैन ड्राइव अ करंट थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट, वही है। दैट्स हाउ हीट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? देखो यही होता है सिंपल इसका प्रिंसिपल। पूछा जाए थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है,
सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। सीबेक इफेक्ट के बारे में लिख देना, उसका डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। बाकी ये भी इसका आगे हम देखते हैं वर्किंग। परफॉर्मेंस की बात करें तो एफिशिएंसी इसमें लो होती है अराउंड 5 टू 8% बिकॉज़ मच हीट लॉस्ट हो जाता है यहाँ पे। राइट, नो मूविंग पार्ट्स यहाँ पे है, वर्क्स कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट। लिमिटेशन भी इसकी कुछ यहाँ पे है, लो एफिशिएंसी मटेरियल यूज्ड आर एक्सपेंसिव, नीड्स गुड हीट सोर्सेज। तो ये चीज़ लास्ट में हमें समझनी थी, पहले इसकी वर्किंग देख लेनी थी, ठीक है। तो चलो इसका पहले वर्किंग, कंस्ट्रक्शन ये सब समझ लेते हैं। तो ये है आपका थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर का डायग्राम, ठीक। अब इसके कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे क्या-क्या है, इसमें पार्ट्स हैं, ये आओ यहाँ पे समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपका सिंपल सीबैक इफ़ेक्ट पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे मिड आपका मतलब क्या होगा, आपके मतलब 2 डिफरेंट यहाँ पे आपके मेटल्स यूज़ होंगे, राइट? तो एक आपका यहाँ पे देखो, जैसे आपका है यहाँ पे है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये हो गया हॉट जंक्शन यहाँ पे है, राइट? कोल्ड जंक्शन यहाँ पे है। तो ये सब आपके क्या है, ये सब पार्ट्स ही हैं, कंपोनेंट ही यहाँ पे हैं। बस ये डायग्राम आपको बनाना है इस तरीके से, अब इसमें एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पे देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी, राइट, हैज़ पॉजिटिव चार्ज। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है, राइट, होल्स कहते हैं। इट कंडक्ट्स करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द होल्स। दूसरा है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी भी हैज़ नेगेटिव चार्ज कैरियर है, इसके पास नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है, इसे इलेक्ट्रॉन सिंपल ई माइनस, राइट। इट कंडक्ट्स करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये यही कंडक्ट करता है एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है, ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या करता था, कंडक्ट करेगा करंट को ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स, ओके। और हॉट जंक्शन कोल्ड जंक्शन, वही हॉट जंक्शन मतलब कि अपर एंड ऑफ द बोथ पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, दिस जंक्शन इज हीटेड बाय सप्लाइंग हीट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। और सिंपल यही होता है आपका हॉट जंक्शन, राइट। मतलब कि जैसे कि देखो पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल्स यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट, मतलब दो मेटल्स यहाँ पे कनेक्ट किए जा रहे हैं, देन और वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट जंक्शन पे रखे जा रहे हैं, हॉट जंक्शन कोल्ड कोल्ड जंक्शन पे, ठीक है। और फिर उसके बाद वो क्या जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, और उससे करंट मतलब करंट प्रोड्यूस हो रहा है, देखो। तो यही है यहाँ पे हॉट जंक्शन का मतलब यही है कि एक जो एंड है उसका वो हॉट जंक्शन है, मतलब कि दिस जंक्शन यानी हॉट जंक्शन इज हीटेड बाय सप्लाइंग हीट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, राइट, लाइक सनलाइट, लाइक एग्जॉस्ट गैसेस। एंड कोल्ड जंक्शन में क्या है, द लोअर एंड्स ऑफ बोथ मटेरियल्स are connected to a load resistor or circuit. This junction is kept cool using air or water cooling is used, right? तो इसका ये कंस्ट्रक्शन होगा। फिर यहाँ पे क्या है, लोड भी है, ये देखो पी टाइप मटेरियल यूज हुआ, एन टाइप, राइट, कोल्ड जंक्शन एंड हॉट जंक्शन। नाउ लोड भी यहाँ पे है, मतलब वही सिंपल जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज करोगे या रजिस्टर जो कनेक्ट होगा एक्सटर्नल सर्किट से, जहाँ पे पावर यूज किया जाएगा, राइट, जो इलेक्ट्रिक करंट वहां पे फ्लो हो रहा होगा। तो बस यही इसका कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है। ये ओवरऑल डायग्राम अगर आपको याद होगा ना कि हाँ ये थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर का ये डायग्राम है, देन इजीली आप इसे बना करके इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट को बता सकते हैं, ठीक है। इसमें मतलब कि दो मेटल्स तो यहाँ पे यूज हो ही रहे हैं, राइट, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, हॉट जंक्शन, कोल्ड जंक्शन, देन लोड। देन इसकी वर्किंग के बारे में बात करें तो हीट एनर्जी इज अप्लाइड टू द हॉट जंक्शन। हीट एनर्जी सिंपल है आपका, ये सिर्फ वही आप समझ लो, पढ़ रहे हो सी बेक इफेक्ट, वहां पे भी जो हीट एनर्जी था हॉट जंक्शन पे प्रोवाइड प्रोवाइड किया जा रहा था, ठीक है। ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस चार्ज कैरियर वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मूव करने स्टार्ट कर देंगे, राइट, वही लिखा है हॉट साइड से, मतलब कि हॉट साइड ऑफ द एन टाइप मटेरियल टू द कोल्ड साइड, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, होल्स मूव करेगा फ्रॉम द हॉट साइड ऑफ द पी टाइप मटेरियल टू द कोल्ड साइड, राइट। और दिस मूवमेंट ऑफ चार्जेस क्रिएट करेगा एक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज बिटवीन द टू जंक्शंस। व्हेन द सर्किट इज कनेक्टेड टू अ लोड, करंट स्टार्ट करेगा फ्लो थ्रू इट, हेंस हीट एनर्जी वहां पे डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। तो बस यही होता है आपका क्या, जो है थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, समझ पा रहे हो। और इसी तरीके से ये आपका ये काम कर रहा है, राइट। और ये थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर किस पे काम करता है, सी बैक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो प्रिंसिपल बताना है और इसका कंस्ट्रक्शन ये डायग्राम बना करके, देन इसके बाद इसकी वर्किंग। और रियल लाइफ में ये कहाँ यूज होता है, स्पेस क्राफ्ट में यूज हो रहा है, राइट। और रिमोट वेदर स्टेशन में, सैटेलाइट, मिलिट्री इक्विपमेंट में यूज होता है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट टू रिकवर वेस्ट हीट,
तो इन सब में इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है। तो ये हो गया। अभी बात कर लेते हैं, ये तो हमने चलो ठीक है समझ लिया थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। अब इसी में आता है हमारे पास मतलब कि इसमें क्या-क्या मटेरियल्स यूज़ होते हैं, राइट? मतलब क्या-क्या आप मटेरियल यहाँ पे यूज़ करो जिससे कि मतलब कि हीट एनर्जी से हमें जो जो डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए हमें, ठीक है? क्या मटेरियल्स यहाँ पे यूज़ होता है? मतलब यहाँ पे बताना ओवरऑल कुछ गुड थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो होने ही चाहिए, राइट? अगर हीट एनर्जी से हम हाई वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करना चाहते हैं देन। तो वही लिखा है और पूछा भी जा सकता है शॉर्ट नोट ऑन थर्मोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। थर्मोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर स्पेशल मटेरियल दैट कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि राइट कौन सा ऐसा मटेरियल यूज़ होगा जो सिंपल ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। राइट कोई अगर बहुत बेकार टाइप का मटेरियल यूज़ हो गया तो फिर ज़्यादा वहाँ पे आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो बस ये लिखा है यूजिंग द सीबेक एंड पेल्टियर इफेक्ट्स। राइट देखो गुड थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल शुड है वो पहले पहले पहली चीज़ तो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे करंट बहुत अच्छे से फ्लो हो पाए वहाँ पे। लो थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए मतलब कि जैसे कि हीट जो है ना क्विकली इक्वलाइज ना हो जाए बिटवीन द टू साइड्स। तो थर्मल कंडक्टिविटी मतलब बहुत कम होनी चाहिए। हाई सीबेक कोफिशिएंट मतलब सो अ लार्ज वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड फॉर अ स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें कुछ थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के तो इसमें होता है आपका बिस्मिथ टेलराइड Bi2Te3 ये इसका इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है राइट बिस्मिथ टेलराइड का यूज्ड नियर रूम टेम्परेचर और लेड टेलराइड PbTe used at high temperature right silicon germanium used in space craft high temperature system में यूज होता है so in short thermoelectrical thermoelectric materials are those that generate electricity from heat due to the Seebeck effect समझ पा रहे हो they should conduct electricity well but not heat and are used in power generation and cooling devices एंड इसके लिए अगर मतलब कि ज़्यादा पावर जनरेशन अगर करना है राइट फ्रॉम हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन वी शुड हैव अ गुड थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स दैट इज हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होनी चाहिए लो थर्मल कंडक्टिविटी हाई सीबैक कोफिशिएंट ऐसा ठीक है और कॉमन थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो आपका यूज होता है इसमें टेलराइड लेड टेलराइड एंड सिलिकॉन जर्मेनियम ओके तो ये था आपका क्या थर्मो इलेक्ट्रिक को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट इसे तैयार कर लेना जैसे डायग्राम आप बनाओगे फिर इसे रीड करोगे नोट्स आपके पास रहेगा बहुत इजी लिखा हुआ है बहुत इजी भी है ठीक है समझ में आ जाएगा आपको 100% ओके और ये इसका मटेरियल जो यूज होता है ओके चलिए अभी नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है जो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था थर्मियोनिक कन्वर्टर और यू कैन से थर्मियोनिक जनरेटर भी आप इसे बोल सकते हो ठीक है चलिए अब इससे बात करते हैं ये क्या करता है ये भी देखो, ये भी वही सिंपल इसका प्रिंसिपल क्या है, राइट? देखो, थर्मियोनिक कन्वर्टर थर्मियोनिक कन्वर्टर क्या होता है? ये थर्मियोनिक कन्वर्टर वर्क्स ऑन द थर्मियोनिक इमिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। थर्मियोनिक इमिशन प्रिंसिपल अब क्या होता है? इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है देन थर्मियोनिक इमिशन प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है आपका थर्मियोनिक कन्वर्टर और थर्मियोनिक इमिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हेन अ मेटल सरफेस इज हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर जब कोई मेटल सरफेस को हीट किया जाता है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर तो क्या होता है सिंपल इलेक्ट्रॉन्स वहां पे इमिट होगा और यही इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं हम कलेक्ट कर सकते हैं बाई अनदर कूलर सरफेस के जरिए और फिर उसके बाद वहां से इलेक्ट्रिक करंट इजिली जनरेट किया जा सकता है देखो तो यही होता है आपका थर्मियोनिक कन्वर्टर किस पे बेस्ड है थर्मियोनिक इमिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है थर्मियोनिक इमिशन प्रिंसिपल कहता है कि जब हम किसी मेटल सरफेस को हीट करते हैं एक हाई टेम्परेचर के ऊपर तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन वहां पे इमिट होता है और उसी इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को हम कलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अनदर कूलर सरफेस कलेक्ट कर लेंगे देन उसके बाद वो इजिली इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है राइट ये होता है आपका थर्मियोनिक जनरेटर और यू कैन से थर्मियोनिक कन्वर्टर हियर इज द डायग्राम राइट यहाँ पे देखो कैथोड एनोड यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स आपके दिए हैं हीट आउट हीट इन और रेजिस्टेंस राइट तो ये डायग्राम आपको बनाना है अगेन इजी है इसका कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं सो दो इलेक्ट्रोड इसके पास हैं राइट जो कि प्लेस्ड है कहाँ पे वैक्यूम ट्यूब के अंदर ठीक देखो इट इज देखो ये पहला तुम्हारे पास क्या है पहला है कैथोड
पहला है कैथोड, इट इज द हॉट सरफेस, राइट, हीटेड बाय एक्सटर्नल हीट सोर्स दैट इज Q1, ओके, emits electrons when temperature increases, जब आपका इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे इमिट होगा जब टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है, कैथोड से। एंड एनोड क्या करेगा, यानी ये कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है। इट इज द कूल सरफेस, वही नहीं लिखा था यहाँ पे कि अनदर कूलर सरफेस का यूज करके क्या करोगे, वहाँ पे कलेक्ट करोगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आपका क्या होगा, इन टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिट होगा, और यहाँ पे क्या है, कूलर सरफेस एनोड आपका है, राइट, ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, आगे यहाँ पे जनरेट करेगा, ठीक है। देखो, इट कलेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द कैथोड, सम हीट Q2 इज रिजेक्टेड फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनोड एंड कैथोड कंस्ट्रक्शन, समझ रहे हो। दूसरा हमारे तीसरा हमारे पास है वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम चैम्बर ये प्रिवेंट करता है एयर के मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम स्टॉपिंग द इलेक्ट्रॉन फ्लो, राइट। तो यहाँ पे चैम्बर भी होता है, जैसे कि क्या होता है कि जो एयर होता है उसको प्रिवेंट, एयर के मॉलिक्यूल को प्रिवेंट करता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ना वो स्टॉप ना हो जाए। और एक्सटर्नल सर्किट, यानी ये देखो एक्सटर्नल सर्किट यहाँ पे है, यानी द इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू दिस लोड एंड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक पावर, जिसे फर्दर हम यूज कर सकते हैं। तो ये देखो कंस्ट्रक्शन, ये भी बहुत ईजी है, ये चीज डायग्राम बनाना है और इसमें हर एक कंपोनेंट को, यानी कैथोड, एनोड, चैम्बर है, यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट है, एक्सप्लेन कर देना, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। इसकी वर्किंग की बात करें, वर्किंग कुछ नहीं है, सिंपल जो वही बताया वही सिंपल चीज है। मतलब कि दो यहाँ पे सरफेस है आपका, मतलब कि दो यहाँ पे बोल सकते हो आपका कैथोड है, राइट, और यहाँ पे मतलब दो इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पे, कैथोड एनोड। कैथोड क्या कर रहा है कि ये कैथोड आपका हॉट सरफेस होता है, जो कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे इमिट होगा, और वो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने के लिए हमारे पास एक वैक्यूम चैम्बर होता है, जो ये दोनों आपके उस वैक्यूम चैम्बर के अंदर होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंसिस्टेंट कंसिस्टेंटली होता रहे। और एनोड इट हैज अ कोल्ड सरफेस, सो ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को दैट इज इमिटेड फ्रॉम द कैथोड, राइट। तो ये था इसका एक्सटर्नल सर्किट, यहाँ पे कनेक्ट होता है, राइट। जैसे कि जो ये जो फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से ये फ्लो करेगा, तो इस लोड की लोड में एंड इलेक्ट्रिक पावर वहाँ पे हम जनरेट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो बस ये वर्किंग इन थोड़ा हेडिंग में लिख देना है, हीट सप्लाई टू कैथोड, पहले हीट सप्लाई किया जाएगा कैथोड को। द कैथोड इज हीटेड यूजिंग एन एक्सटर्नल हीट सोर्सेज लाइक सोलर, न्यूक्लियर और फ्यूल हीट। Emission of electron, due to high temperature electron gains enough energy to leave the cathode surface, this is called thermionic emission। वही हाई टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, सिंपल, लीव करेंगे कैथोड से, भागेंगे, मूव करेंगे, और इस चीज को इसी को तो हम यहाँ पे थर्मियोनिक इमिशन कह रहे हैं। फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, दिस इलेक्ट्रॉन्स मूव अक्रॉस द वैक्यूम गैप एंड रीच द कूल एनोड, राइट। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, हीट वहां पे फिर रिजेक्ट होगा, जो कि Q2 यहाँ पे, ये देखो, सम हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम दिस साइड, सम हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम दिस साइड, ठीक। तो हीट रिजेक्शन हो गया, राइट। ये चीज आपका इस तरीके से कंप्लीट इसकी वर्किंग होगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये होता है आपका थर्मियोनिक जनरेटर या थर्मियोनिक कन्वर्टर। इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखो, सिंपल है, रिलायबल है, कोई मूविंग पार्ट्स यहाँ पे नहीं है, कैन वर्क्स एट हाई टेम्परेचर, यूजफुल स्पेसक्राफ्ट, इज यूजफुल फॉर द स्पेसक्राफ्ट रिमोट पावर सिस्टम में। लिमिटेशंस भी इसका ये है, राइट, एफिशिएंसी देखो कितना कम है। नीड्स वेरी हाई टेम्परेचर, मटेरियल मस्ट withstand extreme heat. A thermionic converter changes heat directly into electricity using electron emission from a hot cathode to a what cool anode। इस तरीके से आपका ये थर्मियोनिक कन्वर्टर काम करता है। नाउ ये भी देखो काफी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पूछ लेता है कभी कभी, अगर वर्किंग ना पूछने का मन हो एग्जामिनर का तो डिफरेंस ही पूछ लेता है, दोनों चेक कर लेगा कि दोनों आता है कि नहीं आता है, ठीक है। सो थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन सिस्टम एंड थर्मियोनिक कन्वर्जन सिस्टम, दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली, ओके। सो बेसिक प्रिंसिपल क्या था, थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन सिस्टम ये सी बैक इफेक्ट पे काम कर रहा था, राइट, एंड ये आपका थर्मियोनिक इमिशन पे काम कर रहा था, ओके। एंड एनर्जी कन्वर्जन की बात करें, ये हीट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। एंड ये क्या कर रहा है, हीट एनर्जी को ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, बट मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैक्यूम, बट इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज हो रहा था, उसको ज्वाइन कर रहे थे, देन वहां पे जनरेट हो रहा था।
मेन मटेरियल क्या-क्या यूज़ होता है, पी टाइप, एन टाइप, ये सारी चीज़ें। इसमें मेटल मतलब इलेक्ट्रोड्स, कैथोड, एनोड ये सब यूज़ हो रहा है। टेम्परेचर रेंज यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर पे काम करता है, मतलब हाई टेम्परेचर पे काम करता है। मीडियम मीडियम बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, सॉलिड स्टेट डिवाइस, नो गैप बिटवीन मटेरियल्स। बट इसमें ऐसा मतलब कि बोल सकते हो वैक्यूम और लो प्रेशर गैप यानी होता है कैथोड एंड एनोड के बीच में। मूविंग पार्ट्स, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है दोनों में। एफिशिएंसी दोनों का लिख सकते हो, 5% इसका होता है, 8% 10 टू 20% इसका होता है। कूलिंग रिक्वायरमेंट, लेस कूलिंग नीडेड बट स्ट्रॉन्ग कूलिंग फॉर द एनोड्स, राइट। सो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, कलेक्ट हो पाएगा। एप्लीकेशन ये है, इस दोनों का राइट कर सकते हो। एग्जांपल थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, थर्मोनिक कन्वर्टर लिख सकते हो, ठीक। आई होप ये थोड़ा डिफरेंस आपको पढ़ना है, इजी पॉइंट में है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर खत्म नहीं हुआ, ठीक है। कंबाइन करके 7 मार्क्स में ऐसे ही पूछता है, प्रिंसिपल, वर्किंग, परफॉर्मेंस एंड इसका लिमिटेशन सब पूछेगा, ठीक है, ऐसे ही 7 मार्क्स के अंदर, और थोड़ा-थोड़ा करके आपको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक। अब इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर, कहने का मतलब ये परफॉर्मेंस का क्या है कि जो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो परफॉर्मेंस है ना, किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? सिंपल, अ, अलग-अलग वहाँ पे आपके बोल सकते हो मटेरियल पे डिपेंड करता है, राइट? तो उसी को हमें एज़ अ परफॉर्मेंस बताना है। तो देखो यहाँ पे लिखा था, परफॉर्मेंस ऑफ अ थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर डिपेंड्स ऑन हाउ एफिशिएंटली इट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या करता था थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर? यही तो करता था, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो कितना एफिशिएंटली करेगा और कैसे करेगा? मतलब किस मटेरियल को यूज़ करके ज़्यादा, मतलब एफिशिएंसी उसको ज़्यादा एफिशिएंसी कैसे रहेगी, ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, वही सब आपको बताना है। दिस एफिशिएंसी मेनली डिपेंड्स किस पे करेगा? मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, जिसे हम सिग्मा ऑफ मेरिट कहते हैं। देखो पहला यहाँ पे है परफॉर्मेंस जो मेज़र करेंगे सिग्मा ऑफ मेरिट से। इसका फॉर्मूला होता है ये चीज़, अगेन इसे जस्ट याद रखना है, राइट। अब देखो इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, ये कैसे मतलब याद रखना है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही होता है आपका, ये जेड आपका क्या हो गया, जेड आपका सिग्मा ऑफ मेरिट हो जाएगा। एस क्या है, एस आपका सीबेक कोफिशिएंट है। और सिग्मा क्या है, सिग्मा आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। और के आपका थर्मल कंडक्टिविटी है। मतलब जितना ज़्यादा आपका ये सॉरी, जितना ज़्यादा आपका क्या होगा, ये फिगर ऑफ मेरिट होगा, जितना ज़्यादा आपका ये फिगर ऑफ मेरिट होगा, परफ परफॉर्मेंस उतना ही बेहतर आपका यहाँ पे होगा, बिकॉज़ द मटेरियल कैन प्रोड्यूस मोर वोल्टेज एंड वेस्ट लेस हीट, राइट। तो सिग्मा ऑफ मेरिट, जेड की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। दूसरा एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस को बताने के लिए। एफिशिएंसी डिपेंड्स करता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड साइड्स। हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसका भी देखो ये खतरनाक सा फॉर्मूला है, बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा इसे रटो बैठ के, इग्नोर कर दो इसे, ठीक है। बट यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो याद कर पाते हैं, क्योंकि ये चीज़ अगर एग्ज़ाम में लिखते हो ना, तो ऐसा लगता है कि चीज़ें आपको पूरी क्लियर है, एग्ज़ामिनर को लगेगा कि ये सब आता है इनको, ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। बाकी थ्योरी तो सभी लिखते हैं वहाँ पे, तो इसलिए ऐड कर दें, बाकी याद कर सको तो लिख देना। एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही होता है, ठीक। बाकी ज थ्योरी भी लिख सकते हो, एफिशिएंसी मतलब यही, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर मतलब कि डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड साइड्स। और एफिशिएंसी का मतलब यही है कि कितनी अच्छे से वो क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहा है, ठीक। अगर हाई टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ये जो अभी बताया यहाँ पे, हाई टेम्परेचर अगर डिफरेंस यहाँ पे होता है, हाई टेम्परेचर डिफरेंस अगर होगा, तो बेटर एफिशिएंसी आपको मिलेगी, ठीक है। तो यही है आपका, राइट। चलिए टिपिकल एफिशिएंसी यहाँ पे है, राइट, परफॉर्मेंस मेजर करने का। नॉर्मली थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर हैव 5% टू 8% एफिशिएंसी, विद एडवांस्ड मटेरियल्स इट कैन रीच 10 टू 12%, राइट। तो देखो परफॉर्मेंस में ये तीन आपको यहाँ पे बताने हैं इस थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर में। इसके लिमिटेशन आओ देख लेते हैं जल्दी से। लिमिटेशन में क्या है, देखो लिमिटेशन थर्मोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटर में क्या है, पहला लो एफिशिएंसी, कन्वर्ट्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, 10% अप्रॉक्सिमेट, नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज स्केल पावर जनरेशन, ठीक। एंड एक्सपेंसिव मटेरियल्स है, सिंपल सी बात है। काफी सारे वहाँ पे देखो, बेसमेंट टेलराइड, लेड टेलराइड, राइट, ये मतलब ये सब एक्सपेंसिव मटेरियल्स हैं जो यूज़ हो रहा है उसमें। लिमिटेड ऑपरेटिंग टेम्परेचर, लो पावर आउटपुट, हीट लॉस, सम हीट इज ऑलवेज लॉस्ट बिकॉज़ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स कैन नॉट बी फुली रिड्यूस्ड। कूलिंग रिक्वायर्ड वहाँ पे ज़रूरी है, राइट। तो ये सब लिमिटेशंस ही हैं, यू कैन राइट। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक।
तो देखो ये इतना हमने यहाँ पे पढ़ लिया, जो इम्पोर्टेंट था ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताया, थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर एंड थर्मोनिक कन्वर्टर जनरेटर जो भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका परफॉर्मेंस, लिमिटेशन सारी चीज़ें। अब इसी में आप मान सकते हो दूसरा पार्ट बोल लो, बाकी है उसी में, ठीक है? और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है? वाइंड एनर्जी, और इसमें भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल वाइंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम है, और वर्टिकल करके ऐसा है। चलो आगे यहाँ पे सब देखते हैं, ठीक? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि वाइंड क्या होता है, ठीक है? व्हाट इज़ वाइंड? कुछ नहीं, सिंपल। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप भी पढ़ रहे हो, जहाँ पे भी हो, एनवायरनमेंट में ही हो, तो वहाँ पे भी क्या होगा? सिंपल, एयर है, राइट? तभी आप ब्रीथ कर पा रहे हो। कहने का मतलब है वाइंड कुछ नहीं, वाइंड इज जस्ट मूविंग एयर, पता है आपको ऑलरेडी, ठीक है? वाइंड मतलब जो एयर मूव कर रहा है वही आपका वाइंड। व्हेन जब आपका एयर मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ऑन द अर्थ सरफेस, उसी को हम वाइंड कह देते हैं, राइट? तो कितने मतलब क्या-क्या कारण होते हैं वाइंड, मतलब कि मतलब कहने का मतलब है, अगर एयर जो है आपका मूव कर रहा है तो किसकी वजह से, राइट? सोर्सेस बोल लो या कॉजेज ऑफ वाइंड बोल लो, राइट? व्हाई वाइंड ब्लो, ओके? तो वाइंड इज मेनली कॉज्ड बाय अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय द सन, राइट? अब देख लेते हैं पहला, सन हीट्स द अर्थ अनइवनली, मतलब सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ लाइक नियर द इक्वेटर गेट मोर सनलाइट, उससे क्या होता है, वो हॉट हो जाता है अर्थ का सरफेस, व्हाइल अदर पार्ट्स लाइक द नियर द पोल्स और माउंटेन स्टेज कोल्ड। इस वजह से क्या होता है, वाइंड वहां पे ब्लो करता है, समझ पा रहे हो? दूसरा होता है हमारे पास एयर एक्सपेंड्स एंड राइज वेयर इट्स हॉट, वार्म एयर बिकम्स लाइट एंड राइज अप, cool air moves to take its place, cooler air which is heavier moves into the empty space left by the rising warm air, this movement of air is called wind। कुछ नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना, बाकी समझ पा रहे हो आई थिंक। जो वही जो एयर आपका मूव कर रहा है उसे हम वाइंड वहां पे कह रहे हैं, और कितने सोर्सेस है, क्या क्या कॉजेस होते हैं वाइंड ब्लो करने के, सिंपल, राइट? सन को हीट करना अर्थ को अनइवनली, ये पहला कारण है। एयर एक्सपेंड कर रहा है, एयर एक्सपेंड्स एंड राइजेस वेयर इट्स हॉट, ओके? वार्म जो एयर है बिकम्स लाइट एंड राइज अप, कूल एयर मूव्स टू टेक इट्स प्लेस। ये चीजें जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। बाकी वाइंड क्या होता है, ये मतलब ऐसा नहीं कि 7 मार्क्स में आ जाएगा, राइट? बाकी अच्छे से समझ लेना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो एग्जांपल में, जैसे मतलब इन अ डे टाइम क्या होता है, लैंड गेट्स हॉटर देन द सी, राइट? सो एयर ओवर द लैंड राइजेस एंड कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवर्ड द लैंड, दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज, ओके? तो ये भी क्या होता है, एक टाइप ऑफ वाइंड ही होता है। चलिए, ये हो गया, हमने समझ लिया वाइंड क्या है और इसके कॉजेस क्या है, 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक? अब इसमें देखते हैं ये साइट सिलेक्शन फैक्टर्स क्या-क्या होते हैं फॉर वाइंड फार्म के, राइट? इसका मैं पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछेगा, इसे भी समझ में आए कि क्या पढ़ रहे हैं, नहीं तो ऊपर से जाएगा, ठीक है? देखो क्वेश्चन, देखो इस तरीके से ये पूछता है, जैसे एकेटीयू 2023-24 में आया था, राइट? डिस्कस द फैक्टर, मतलब मेन क्राइटेरिया बताइए फॉर साइट सिलेक्शन। साइट मतलब कि प्लेस सिलेक्ट करने के लिए, जैसे कि इन अ वाइन फॉर्म, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द वाइंड एनर्जी, वाइंड एनर्जी के क्या मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, ऑलरेडी डन। यहाँ पे इसका आंसर ये, यही सारा इसका आंसर लिखना है। ये देखो साइट सिलेक्शन फैक्टर्स जो है वाइंड फॉर्म में क्या है, राइट? यही आपको बताना है, वो क्वेश्चन का आंसर यही है। तो इसे और समझाते हैं, राइट? साइट सिलेक्शन factors for wine farm. When choosing a place to build a wine farm, when choosing a place to build a wine farm, a place where many wines turbine are installed। ये वाइन फार्म क्या होता है, वाइन फार्म मतलब कि एक जगह जहाँ पे बहुत सारे वाइन टर्बाइन्स क्या इंस्टॉल किए गए हैं। तो हम मतलब वही सेम चीज मतलब बताया जा रहा है कि ऐसा प्लेस जहाँ पे हम बहुत सारे वाइन टर्बाइन्स को इंस्टॉल कर सकें, उस प्लेस को चूज करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स देखे जाते हैं, समझ में आ गया? यही होता है आपका साइट सिलेक्शन फैक्टर्स, राइट? तो काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वहां पे हम देखते हैं, तो समझते हैं। पहला यहाँ पे वाइंड की स्पीड, मतलब ऐसा एरिया होना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी वाइंड्स का, जिसमें कि मतलब कि बहुत वाइंड वहां पे मतलब क्या हो सके, ब्लो कर सके, ठीक है? तो यही होता है सिंपल। द एरिया मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी वाइंड्स, यूजुअली 12 टू 18 किलोमीटर पर आवर्स, मोर वाइंड इज इक्वल टू मोर, जितना ज्यादा तेजी से या जितना ज्यादा वाइंड ब्लो करेगा, तभी तो हम आगे उसका कन्वर्जन सिस्टम का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे, ठीक है? ओपन एरिया होना चाहिए, राइट?
there should be no big buildings, trees or hills that block wind flow. Okay, and altitude height, higher place होना चाहिए with strong winds, so hilltops are good sites. ठीक, accessibility भी यहाँ पे है, the site should be easy to reach for building and maintenance of turbines. Fifth, distance from power grid, the site should be close to power lines so electricity can be easily supplied. Land availability भी मतलब होनी चाहिए, need large open लैंड स्पेशली फॉर द बिग वाइन फार्म अगर हम बना रहे हैं, ठीक है? तो यही है, और इन्वायरमेंटल का मतलब इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी वहाँ पे होता ही है। मतलब कि द साइट शुड नॉट मतलब हार्म यू नो एनिमल्स, बर्ड्स, ओके, या लोकल पीपल को वहाँ पे हार्म ना कर रहा हो। तो ये भी ज़रूरी है, राइट? इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी वहाँ पे कंसिडर किया जाता है इन सब फैक्टर में। तो इन सब को देखने के बाद ही हम ऐसा प्लेस सिलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारा मतलब कि बोल सकते हो वाइंड टरबाइन को इंस्टॉल कर सकते हैं, ओवरऑल एक वाइंड फार्म बिल्ड कर सकते हैं। ठीक, ये होता है। अब इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देख लेते हैं। देखो, मेरिट्स ये है, राइट? देखो, मेरिट्स यानी एडवांटेज ऑफ वाइंड एनर्जी। वाइंड एनर्जी का क्या एडवांटेज है या इसका मेरिट्स? तो पहला तो ये रीन्यूएबल है, राइट? वाइंड कभी आपका फिनिश नहीं होगा, इट्स अवेलेबल ऑल द टाइम। ओके, क्लीन एनर्जी, नो एयर पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेस, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट आफ्टर इंस्टॉलेशन, रनिंग कॉस्ट बहुत स्लो लो होता है। Land use, land blow turbines can still be used for the farming, not only for wind farm, right? So in energy independence, reduce need for imported fuels like coal और oil. तो ये मेरिट्स हो गए, इसके डेमेरिट्स भी होते हैं वाइंड एनर्जी के। अनस्टेबल इरेगुलर, वाइंड ऐसा नहीं है कि हमेशा 24 आवर्स ही आपका ब्लो करता रहेगा, सो पावर सप्लाई चेंज हो सकता है समटाइम्स, राइट? हाई इनिशियल कॉस्ट, ये भी है, टर्बाइन्स बहुत सारा क्योंकि वाइन फार्म बिल्ड कर रहे हो एक प्लेस पे, ओके, तो कॉस्टली है। यस, नॉइस पॉल्यूशन इज आल्सो, टरबाइन जब रोटेट करेगा फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ब्लोइंग ऑफ द वाइन, देन क्या होगा, बहुत सारा नॉइस होता है, राइट? हार्म टू बर्ड्स, तो उस नॉइस की वजह से बर्ड्स को क्या होगा, सिंपल, बहुत मतलब कहने का मतलब है जब टरबाइन रोटेट करता है तो उसकी ब्लेड्स ऑल्सो कभी-कभी हिट करती है बर्ड्स को, उड़ती मतलब पक्षियों के मतलब, तो ये सब आपका क्या लिख सकते हो, डिसएडवांटेज आप डिमेरिट्स लिख सकते हो। रिक्वायर्स लार्ज लैंड, मतलब कहने का मतलब है नीड्स बिग ओपन एरिया फॉर द इंस्टॉलेशन, तो ये भी एक डिमेरिट्स में लिख सकते हो। ये देखो इंपॉर्टेंट था, ये जो अभी ऊपर पढ़ रहे थे ना, साइट सिलेक्शन फैक्टर्स फॉर बिल्डिंग अ वाइन फार्म, ये इस तरीके से पूछा गया था। तो वही सब आपको जो हम पढ़ लिया ऑलरेडी, वही यहाँ पे लिखना, और इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे बोल सकते हो टॉपिक है जो कि आपका है प्रिंसिपल ऑफ पावर जनरेशन इन वाइंड हिल्स। देखो, जिसके आगे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लगा, खाली वही कर लेते ना तब भी आपका काम तो हो जाएगा, बट पूरा पढ़ना, ठीक है? मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ बस वही सिलेक्टेड पढ़ लो, बाकी इजी है, सारी चीजें समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो प्रिंसिपल क्या है पावर जनरेशन इन वाइंड हिल्स? द मूविंग एयर हैज काइनेटिक एनर्जी, ओके, जो एयर मूव कर रहा होता है यानी वाइंड के पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, राइट? मोशन की वजह से द वाइंड टरबाइन कन्वर्ट करेगा इस मूविंग एनर्जी यानी इस काइनेटिक एनर्जी को किस में, मैकेनिकल एनर्जी में। देन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, जनरेटर करता है, ठीक है? तो इसका कुछ इस तरीके से वर्किंग रहेगा, ठीक है? जो एयर वहाँ पे जो वाइंड ब्लो कर रहा है बेसिकली उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, राइट? और वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगा मैकेनिकल एनर्जी में, वाइंड टरबाइन की हेल्प से, देन जनरेटर की हेल्प से वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक? तो यही होता है आपका, देखिए, राइट? तो इसका स्टेप बाय स्टेप वर्किंग यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसका स्टेप बाय स्टेप वर्किंग कैसे है, राइट? देखो, तो पहला क्या है, वाइंड आपका ब्लो करेगा, व्हेन वाइंड ब्लोज ओवर द हिल इट हिट्स द ब्लेड ऑफ द वाइंड टरबाइन के ब्लेड्स को ये हिट करेगा, फिर ब्लेड क्या होगा, रोटेट करना वहाँ पे स्टार्ट कर देगा, ठीक है? यस, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, द शेप ऑफ द ब्लेड्स इज डिजाइन लाइक एन एरोप्लेन विंग, जैसे एरोप्लेन का जो विंग होता है ना, उस तरीके से उस ब्लेड को हम डिजाइन किए रहते हैं उस वाइंड के टरबाइन के ब्लेड्स को। सो जब वाइंड उस पे हिट करता है तो इट कॉजेज द ब्लेड टू स्पिन, जैसे मतलब स्पिन यानी वो रोटेट करेगा,
जब वाइंड उस ब्लेड पे पड़ेगा तो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। देन शाफ्ट एंड गियर बॉक्स, द स्पिनिंग ब्लेड्स टर्न अ शाफ्ट कनेक्टेड टू अ गियर बॉक्स। जो गियर बॉक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा रोटेशन स्पीड को और तेजी से। फिर जनरेटर लगा होता है, द फास्ट मूविंग शाफ्ट ड्राइव्स अ जनरेटर दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी वहां पे सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। द जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी सेंड टू पावर लाइंस, यूज करो आराम से, राइट। तो इस तरीके से देखो कैसे पावर जनरेट किया जा रहा है वाइंड हिल्स में। ये था, इस तरीके से आप राइट कर सकते हो। तो यही था इन शॉर्ट, अगर समझो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग एयर वो कन्वर्ट किया गया मैकेनिकल एनर्जी में पहले, फर्दर विद द हेल्प ऑफ द जनरेटर वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किया गया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ पावर जनरेशन। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। क्या होता है देखो, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जन यानी कहने का मतलब है वाइंड एनर्जी। ये तो चलो अभी वाइंड के बारे में हम पढ़ रहे थे, राइट। वाइंड एनर्जी, ये मेरिट्स डिमेरिट्स ये हो गया। अब ओवरऑल यहाँ पे ये भी देखो, अगेन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन किया, और ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है अगेन, ठीक है। वाइंड एनर्जी मतलब यानी प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, राइट। वाइंड एनर्जी को इन डिटेल में आपको इसको प्रोसेस वर्किंग सब आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आओ इसको समझते हैं। देखो कहाँ गया, एक सेकंड, देखो हाँ, यहाँ पे वाइंड एनर्जी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग। सिंपल, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जन का मतलब है कि एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में हम कन्वर्ट कर रहे होंगे, बट यहाँ पे वाइंड एनर्जी है तो इसको समझते हैं। तो वाइंड वाइंड के पास क्या होता है, पहले हमने समझा काइनेटिक एनर्जी होता है क्योंकि वो मूव कर रहा होता है। इसे कन्वर्ट किया जाएगा किस में, मैकेनिकल एनर्जी में, फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब वाइंड ब्लो करता है इट मूव्स द ब्लेड्स ऑफ अ वाइंड टरबाइन, राइट। मूव करेगा वाइंड के ब्लेड, मतलब कि टरबाइन के ब्लेड्स को। दिस रोटेशन जनरेटर को रन करेगा, देन उसके बाद प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिसिटी। ये पहले ही आपने पढ़ लिया, वही यहाँ पे फिर से है थोड़ा डिटेल में, राइट। एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस क्या होगा, अगर देखोगे ना कुछ नया नहीं है यहाँ पे, ये जो अभी आपने ऊपर पढ़ा ना ये चीज, प्रिंसिपल ऑफ पावर जनरेशन इन वाइंड हिल्स एग्जैक्टली सेम ही है, राइट। वही सेम चीज, एक सेकेंड, वही सेम चीज यहाँ पे है, राइट। देखो वही सेम चीज यहाँ पे भी है, बट थोड़ा अब यहाँ पे मतलब प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जन के फॉर्म में यहाँ पे दे देगा, बाकी वही सेम चीज यहाँ पे, कुछ नया नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे वही सेम चीज किया जा रहा है। एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस में भी वाइंड क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। द मूविंग एयर हिट्स करेगा टरबाइन ब्लेड्स को, राइट। एरोडायनेमिक डिजाइन ऑफ द ब्लेड्स इस तरीके से होता है ताकि उसे रोटेट करता है, और वो गियर बॉक्स से कनेक्ट होता है, राइट। जैसे और स्पीड इंक्रीज हो जाती है रोटेशन की। द रोटर कनेक्टेड टू द ब्लेड्स कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाइंड इनटू रेशनल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। द रोटेटिंग शाफ्ट फ्रॉम द टरबाइन कनेक्ट्स होता है जनरेटर में, जनरेटर यूज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे, वो सिंपल बेस्ड होता है, जो क्या करता है उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। सो क्या हुआ यहाँ पे, इतने स्टेप में वाइंड एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक। तो ये देखो काफी शॉर्ट में ही यहाँ पे बता दिया गया, बट यहाँ पे इतनी सारी चीजें होती थी, इतनी सारी चीजें, वाइंड ब्लो किया, प्लेट रोटेट किया, शाफ्ट गियर बॉक्स, इसीलिए बताया ना वही सेम चीज यहाँ पे, कुछ नया नहीं है। तो राइट, तो इस कन्वर्जन प्रोसेस को आप पीछे वाला ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, राइट, इसका प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम फ्लक्चुएटिंग पावर जनरेशन, राइट। देखिए वाइंड की जो स्पीड है ना, ऐसा नहीं हमेशा कांस्टेंट ही है, समटाइम्स इट फास्ट समटाइम्स स्लो, and sometimes there is no wind at all. So because of this electricity generation keeps changing, fluctuate करेगा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना है, कभी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, कभी कम। क्यों, क्योंकि वाइंड की स्पीड वहां पे वेरी कर रही है। सो दिस इज अ बिग चैलेंज, राइट, इन यूजिंग वाइंड एनर्जी फॉर कंटिन्यूअस पावर सप्लाई। कोई ऐसा सिस्टम इसे कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए तो उसके लिए फिर ये एक प्रॉब्लम ही है। तो इस फ्लक्चुएटिंग पावर जनरेशन के प्रॉब्लम को मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लिखो, लिखो ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। इसको अभी दिखाता हूँ, ये पीवाईक्यूज में आया था अभी, ऐसा मुझे लग रहा है, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझ लो कि जो पावर जनरेट वहां पे हो रहा है वाइंड एनर्जी की हेल्प से, राइट, वो फ्लक्चुएट करेगा। उस फ्लक्चुएट पावर जनरेशन को ओवरकम करने के लिए क्या-क्या मेथड्स होते हैं, क्या-क्या मेथड यूज़ करोगे, ये पूछते हैं, ठीक है। तो पहला एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। जब वाइंड स्पीड हाई होगा तो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिसिटी होगा ना, जैसे इन्वर्टर का एग्जांपल ले लो। लाइट जब भी रहती है तो इन्वर्टर को हम चार्ज करके रख लेते हैं, सही, जब लाइट चली जाए तब इन्वर्टर यूज़ कर लें। तो उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है ना उसे हम स्टोर स्टोर कर लें,
बैटरीज में या फ्लाई व्हील्स में, जब वाइंड आपका लो हो तो स्टोर्ड एनर्जी वहाँ पे यूज़ हो रहा हो, राइट? तो ये स्टेबल है और कंटीन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट इस तरीके से मिल रहा होगा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का यूज़ करके। दूसरा हाइब्रिड सिस्टम यूज़ कर लो, कंबाइन करो वाइंड एनर्जी को विद अदर सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी और डीजल जनरेटर। सो व्हेन देयर इज नो वाइंड, सोलर और डीजल बैकअप प्रोवाइड करेगा पावर किसी भी सिस्टम को, तो अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तीसरा हमारे पास सिस्टम यूज कर सकते हैं ओवरकम करने के लिए, वेरिएबल स्पीड टरबाइन। दीज टरबाइन कैन एडजस्ट देयर स्पीड अकॉर्डिंग टू द वाइंड कंडीशन। ओके, सो वेरिएबल स्पीड टरबाइंस क्या करेगा, एडजस्ट करेगा अपनी स्पीड को अकॉर्डिंग टू वाइंड कंडीशन। व्हेन वाइंड इज स्ट्रांग दे जनरेट मोर पावर, व्हेन वाइंड इज लो दे एडजस्ट टू मेंटेन स्मूथ ऑपरेशन, हेल्प्स इन इंप्रूविंग efficiency and stability. Proper site selection. Choose site like hills, coastal areas, or open plains where wind flow is strong and steady most of the year. It reduces the problem of the जो का प्रॉब्लम था पावर फ्लैक्चुएशन का, नहीं हो रहा है इन सब चीजों का यूज करके। ग्रिड कनेक्शन भी होता है। Wind farms are connected to the main power grid. When wind energy is low, electricity from the grid balances the supply. When wind energy is high, extra power is sent to the grid. तो देखो ये सब ना यहाँ पे हम यूज करते हैं मेथड्स ओवरकम करने के लिए, मतलब कि जो फ्लक्चुएशन हो रहा था पावर जनरेशन में वो मतलब नहीं होता है, ठीक है? तो ये हो गया। अब ये क्या पढ़ रहे थे हम? वाइंड एनर्जी पढ़ रहे हैं, राइट? प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट तो है ही। अब इसी में ना टाइप्स भी कभी-कभी पूछता है, राइट? अलग से पूछ लेता है, राइट? कि टाइप्स क्या है वाइंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम का? इसमें मतलब क्या-क्या है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम है और वर्टिकल करके है। तो चलो इसको समझते हैं इन डिटेल से। देखो, टाइप्स ऑफ वाइंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम इम्पोर्टेंट है। सो दो मेन टाइप्स होते हैं, याद रखना वाइंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम में। किस पे बेस्ड है? डिजाइन ऑफ द टरबाइन पे, राइट? तो एक टरबाइन जो कि डिजाइन किया गया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, राइट? तो पहला ही टाइप यहाँ पे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। A horizontal axis wind turbine is a type of wind energy system in which the rotor shaft, the main rotating part, is horizontal, right? पैरेलल होता है वो ग्राउंड से, मतलब कि सिंपल हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वो वाइंड टरबाइन आपका होगा। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ वाइंड टरबाइन इन द वर्ल्ड, राइट? मेन कंपोनेंट्स क्या क्या इसमें यूज होंगे, तो लेट्स इसको समझते हैं अच्छे से। पहला यहाँ पे देखो, सिंपल क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइंड एनर्जी सिस्टम पढ़ रहे हो, ये इसका थोड़ा डायग्राम पहले देखो, ठीक है? तो एक सेकंड समझो इसको अच्छे से, राइट? क्या क्या है यहाँ पे, फाउंडेशन, यहाँ पे है ट्रांसफार्मर शाफ्ट, और ये सब आपका क्या ब्लेड्स है, राइट? टरबाइन हो गया, यहाँ पे ब्रेक कंपोनेंट होता है, गियर बॉक्स जनरेटर होता है, राइट? और यहाँ पे एनोमोमीटर, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कंट्रोल, ये सारी चीज होता है, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है। हर एक कंपोनेंट को चलो यहाँ पे समझाते हैं पहले कि ये मतलब इसका क्या क्या कंपोनेंट से मिलकर ये आपका डिजाइन किया गया है, बना है, राइट? इसका डायग्राम। तो पहला तो यहाँ पे ब्लेड, राइट? ये ब्लेड, अब ब्लेड सिंपल डिजाइन किया गया है लाइक किस तरीके से, एयरप्लेन के जैसे जो विंग्स होती हैं उस तरीके, जैसे कि जैसे ही वाइंड जब उस पे हिट करे ना तो वो रोटेट करना स्टार्ट हो, समझ पा रहे हो? यस। और ये जो आपका ब्लेड होता है, टरबाइन होता है, ये गियर बॉक्स से कनेक्ट रहता है। और ये गियर बॉक्स क्या करता है ना, जैसे वाइंड यहाँ पे मान लेते हैं हिट किया, ठीक? अब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो ये गियर बॉक्स क्या करता है, नाम से क्लियर रहा गियर, मतलब जैसे बाइक में गियर क्यों होता है, जब चेंज करते हैं वो बढ़ाते घटाते हैं तो क्या होता है, स्पीड जो है घटती बढ़ती है, ठीक है? ऐसा कुछ। तो उसी तरीके से ये भी क्या करेगा, गियर बॉक्स जनरेटर क्या करता है, इसकी स्पीड, रोटेशन स्पीड को बढ़ाएगा, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा स्पीड होगी तभी वहाँ पे आगे जनरेट हो पाएगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि एयरप्लेन की जो विंग्स होती है उस तरीके से इस ब्लेड को डिज़ाइन किया जाता है। कंपोनेंट जस्ट एक्सप्लेन करना है। जब वाइंड ब्लो करेगा तो एक प्रेशर डिफरेंस दैट मेक्स द ब्लेड्स रोटेट, राइट? यूजुअली 2 और 3 ब्लेड्स यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक? ये कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाइंड को रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में, राइट? दूसरा यहाँ पे हब, ये कंपोनेंट क्या है? इसी को यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है? हब, ये चीज़। तो मतलब the hub connects to the blade to the main shaft. It helps in transferring the rotation from the blades to the shaft. Okay, main shaft यहाँ पे क्या है, right? देखिए, the shaft is connected to the hub and gearbox.
इट कैरीज द मैकेनिकल पावर जनरेटेड बाय रोटेटिंग ब्लेड्स। फंक्शन ट्रांसफर करता है मैकेनिकल एनर्जी को फ्रॉम हब टू गियर बॉक्स, राइट। हब से गियर बॉक्स में ये क्या करता है, जो एनर्जी होता है उसको ट्रांसफर करता है, मेन शाफ्ट की हेल्प से ही हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट देखो यहाँ पे यूज हो रहा है, ब्लेड हो गया, हब हो गया, मेन शाफ्ट हो गया, और गियर बॉक्स पहले ही मैंने आपको बताया, ये रोटेट स्लोली आपका रोटेट कर रहा होता है, उसको इंक्रीज करने के लिए, फास्ट रोटेशन के लिए गियर बॉक्स यूज होता है, ठीक। ये हो गया। जनरेटर क्या करता है पता ही है, मैकेनिकल एनर्जी रोटेट करेगा तो मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी, टरबाइन रोटेट कर रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ मैकेनिकल में, और जनरेटर वहां पे कनेक्ट होता है, और वो जनरेटर क्या करेगा, उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देन यहाँ पे आपका ब्रेक भी होता है, यूज टू स्टॉप द टरबाइन इन इमरजेंसीज और व्हेन वाइंड स्पीड इज टू हाई, राइट। तो ये भी कंपोनेंट यूज होता है। और नेकेल, इट्स अ, ये देखो ये वाला, ये जो कंपोनेंट था आपका, मतलब यही कंपोनेंट को आप देखो, ये थोड़ा डायग्राम बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, हर एक कंपोनेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये सारे कंपोनेंट हमने एक्सप्लेन किए, अब यहाँ पे है आपका नेकेल, इस ये क्या होता है, राइट। तो डायग्राम आपको एक बार बना के देखना है, फिर उसके बाद कंपोनेंट को अच्छे से समझना है, समझ में आ जाएगा। तो ये होता है आपका एक कन्वर्टिंग बॉक्स, जो होल्ड करता है गियर बॉक्स, जनरेटर, अदर पार्ट्स को टॉप ऑफ दी टावर, प्रोटेक्ट करता है इसके इनर कंपोनेंट को, जैसे कि रेन, डस्ट, वेदर में क्या हो, मतलब प्रोटेक्शन गाइड बोल सकते हो, प्रोटेक्टर बोल सकते हो। निकल ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है गियर बॉक्स, जनरेटर, अदर पार्ट्स को, ठीक है। एनीमोमीटर, नेक्स्ट, ये स्मॉल डिवाइस होता है जो मेजर करता है वाइंड की स्पीड को, हेल्प द कंट्रोल सिस्टम डिसाइड to start or stop the turbine. Right, tower, a tall structure that support the whole wind turbine. Any foundation way, right? The higher the tower, the stronger and steadier the wind. Right. ये हो गया फाउंडेशन एंड ट्रांसफार्मर, ओके, कन्वर्ट करेगा लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेटेड बाय द टरबाइन इनटू हाई वोल्टेज में, ठीक। तो देखो ये सारे कंपोनेंट्स, 11 कंपोनेंट कुल मिला करके हैं, इसका डायग्राम अच्छे से देखो, ये है। ये डायग्राम अगर आपको याद हो गया, इसकी बात कर रहा हूँ ओरिजेंटल एक्सेस वाइड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम में, देन क्या करना है, कंपोनेंट को समझ में आ ही गया, कंपोनेंट एक्सप्लेन करना है, देन इसकी वर्किंग, और इस कंपोनेंट की हेल्प से ही यहाँ पे सारी सारी वर्किंग आपको समझ में आएगी। तो वर्किंग देखो क्या है, सिंपल, वाइंड ब्लो कर रहा है और ब्लेड्स रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, काइनेटिक, ये सब देखो ऊपर आपने पहले ही पढ़ लिया कि वाइंड के पास काइनेटिक एनर्जी हो, तो कहानी अब लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, राइट। तो वही सब आपको यहाँ पे लिखना है, राइट। वाइंड ब्लो कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है ब्लेड्स को, ब्लेड्स रोटेट कर रहा है, ओके। देन यहाँ पे आप कहानी लिख सकते हो, ब्लेड किस तरीके से डिजाइन किया रहता है, राइट, गियर बॉक्स से कनेक्ट होता है, तो शॉर्ट में ही लिख दिया है, राइट। ये सब लिखना पड़ेगा आपको, और कर लोगे, कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए देन, बस, राइट। सो रोटेशनल जो मोशन है वो ट्रांसफर होता है टू द शाफ्ट थ्रू द हब, द गियर बॉक्स इंक्रीज करता है रोटेशन स्पीड को, ठीक। जनरेटर कन्वर्ट करता है इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में, ट्रांसफर रेज द वोल्टेज फॉर पावर ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी इज सेंट टू होम्स, देन मतलब जहाँ पे भी यूज करना है उसको, ठीक। तो ये होता है आपका क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम का मतलब पहला टाइप था आपका ये वाइंड एनर्जी का, ठीक है। अब इसमें एडवांटेज देखो, हाई एफिशिएंसी है, ये क्या हो गया, राइट, हाँ, हाई एफिशिएंसी है, कैन बी बिल्ट इन लार्ज वाइंड फॉर्म्स, रिलायबल है, इजी कनेक्शन है, राइट। डिसएडवांटेज भी आप देख सकते हो, नीड्स हाई एंड ओपन एरियाज, प्रोड्यूस नॉइज एंड मे अफेक्ट बर्ड्स, राइट, ये ऑलरेडी हमने देखा था, रिक्वायर्स मेंटेनेंस, इनिशियल इंस्टॉलेशन बहुत मतलब हाई होता है, राइट। तो ये चीजें होगी। अब अ, देखो अब इसमें ना, ये देखो थोड़ा इन डेप्थ चीजें हैं, इन डेप्थ टॉपिक है। हम क्या पढ़ रहे थे, फिर से एक बार थोड़ा सा ये क्या हो जा रहा है, देखो फिर से आपको बता देता हूँ, जिससे कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक। हम वाइंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट हमने पहले ही पढ़ लिया, प्रॉब्लम्स देखा, उसका मेथड्स कुछ देखे, फिर टाइप्स हम पढ़ रहे थे। टाइप्स में दो टाइप्स थे, पहला हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइंड एनर्जी सिस्टम, दूसरा वर्टिकल एक्सिस वाइंड एनर्जी सिस्टम। अभी वर्टिकल नहीं पढ़ने जा रहे हम, हॉरिजॉन्टल तो पढ़ लिया हमने, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइंड एनर्जी सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। देखो अब इसके अंदर भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइंड कन्वर्जन सिस्टम के, वाइंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम के अंदर भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इसे आओ समझते हैं। तो इसमें पहला होता है मोनोब्लेड, मतलब सिंगल ब्लेड वाइंड टरबाइन, राइट, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर आता है, याद रखना, राइट। मोनो मोनोब्लेड यानी सिंगल ब्लेड टरबाइन, इसका डायग्राम देखो,
इसमें क्या हो रहा है, सिंगल ब्लेड ही यहाँ पे यूज़ हो रहा है। बस बेस्ड ऑन द टरबाइन ही सेम क्लासिफाई किए हैं बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। इट हैज़ ओनली वन ब्लेड दैट जो हब से कनेक्टेड होता है। टू कुक टू कीप इट बैलेंस्ड एंड अ काउंटरवेट इज एडेड ऑन द अपोजिट साइड, राइट। इसका वर्किंग क्या है, सिंगल ब्लेड रोटेट करता है जब वाइंड ब्लो करता है, और टर्निंग द शाफ्ट एंड जनरेटर काउंटरवेट मेंटेन्स बैलेंस एंड रिड्यूस वाइब्रेशन। बस यही होता है आपका मोनोब्लेड, मीन्स कि यहाँ पे एक ही ब्लेड यूज होता है, राइट, इस पूरे वाइंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम में। ठीक, लाइट वेट है, और ये क्या हुआ है, थोड़ा चीप है बिल्ड करना, क्योंकि ज्यादा ब्लेड यूज करोगे ज्यादा कॉस्ट, राइट, ये चीज है। तो लो मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इजियर है इंस्टॉल करना, नॉट वेरी सुटेबल इन स्ट्रॉन्ग वाइंड्स के लिए। बहुत तेजी से अगर वाइंड वहाँ पे हिट करता है टरबाइन, ये आपका जो ये क्या है, मतलब कि जो भी ब्लेड है, मतलब कि उड़ जाएगा कहने का मतलब, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है नॉट वेरी स्टेबल फॉर इन अ स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, लेस इफिशिएंट है बिकॉज ओनली वन ब्लेड कैप्चर कर रहा है वाइंड को, नीड्स परफेक्ट बैलेंस अदरवाइज वाइब्रेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये सब आपका होता है मोनोब्लेड। दूसरा हमारे पास है ट्विन ब्लेड, यानी टू ब्लेड वाइंड टरबाइन, राइट। तो देख रहे हो डायग्राम में, राइट, डायग्राम बनाना है, यहाँ पे दो आपके ब्लेड यूज हो रहे हैं, राइट। इट हैज two blades opposite each other on the hub, commonly used for medium sized wind turbine, right. The two blades rotate wind strikes, turning the rotor shaft connected to the gearbox and generator. Turbine can be placed on a tilting tower for easy maintenance, okay। तो जस्ट ब्लेड के बेसिस पे ही इसे क्लासिफाई किया गया है, बस याद रखना, ठीक है। इसमें दो ब्लेड यूज हो रहा है, और कन्वर्जन सिस्टम सब सेम ही उसी तरीके से होगा। एडवांटेज क्या है, ये भी सिंपल है, चीपर है, राइट, थ्री ब्लेड से, लाइट वेट है, हाई रोटेशनल मिल जाता है, किससे, मोनोब्लेड से तो अच्छा ही है, राइट, एक से भले दो। तो डिसएडवांटेज में मोर नॉइज एंड वाइब्रेशन, लेस स्मूथ ऑपरेशन देन थ्री ब्लेड टर्बाइन्स। थ्री ब्लेड टर्बाइन्स यहाँ पे देखते हैं, थ्री ब्लेड वाइन टर्बाइन, देखो मोस्ट कॉमनली यूज टाइप है, और यही आपने देखा था उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो मेन हम वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो यही वहाँ पे यूज हुआ था, ठीक है। तो बस वही है, यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज टाइप है आपका, जिसमें हम थ्री ब्लेड्स यूज करते हैं। जब वाइन ब्लो करता है ऑल थ्री ब्लेड्स रोटेट करेगा स्मूथली, और मोशन टर्न्स द रोटर शाफ्ट, गियर बॉक्स रोटेशनल स्पीड को इंक्रीज करेगा, जनरेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, बहुत स्टेबल है ये आपका, ठीक। तो ये चीज थोड़ा, लेकिन इसका कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो जाता है, ठीक। डायग्राम देखो सभी में बनाना है। इसके बाद लास्ट आपका यहाँ पे होता है इस टाइप में मल्टी ब्लेड वाइंड टरबाइन। क्या होता है मल्टी ब्लेड वाइंड टरबाइन, मल्टी मतलब कि बहुत सारे ब्लेड्स यहाँ पे होंगे, 12 से 20 ब्लेड्स यहाँ पे यूज हो रहा होगा टरबाइन में, ठीक है। तो मोस्टली यूज्ड इन पंपिंग वाटर, लो स्पीड एप्लीकेशन लाइक इन विलेजेस में यूज होता है, ठीक है। तो वर्किंग, द लार्ज नंबर ऑफ ब्लेड्स कैच मोर वाइंड एंड क्रिएट्स high torque at low speed. This torque drives mechanical devices. वाटर पंप में बेसिकली ये मल्टी ब्लेड टरबाइन यूज होता है, ठीक है। एडवांटेज वर्क्स वेल इवन इन द लो स्पीड वाइंड एरियाज, प्रोड्यूसेस हाई टॉर्क, गुड फॉर मैकेनिकल वर्क। डिसएडवांटेज यही है, वेरी स्लो रोटेशन स्पीड, नॉट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ज़्यादा सुटेबल नहीं है। इस टेबल से समराइज कर सकते हो, मोनोब्लेड में एक हाई स्पीड था, राइट, एक्सपेरिमेंटल इफिशिएंसी बहुत लो है, कॉस्ट लो है, राइट, और इसमें टू ब्लेड्स, तो ये रीड कर सकते हो, टेबल जस्ट समराइज करना है यहाँ पे, ठीक है। ठीक, देखो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वाइंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम में, वो है आपका वर्टिकल एक्सिस वाइंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। तो इसको भी देखें, और इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो समझते हैं, वर्टिकल एक्सिस वाइंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम क्या होता है, ये भी एक टाइप है वाइंड एनर्जी सिस्टम में, इन विच द रोटर शाफ्ट, मतलब कि वही मेन रोटेटिंग पार्ट जो होता है वो वर्टिकल यहाँ पे होता है, और वहां पे मेन रोटेटिंग पार्ट कैसा था, यानी रोटर शाफ्ट वहां पे कैसा था, हॉरिजॉन्टल था यहाँ पे, राइट, यहाँ पे वर्टिकल है, यानी दैट इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक। दिस टाइप ऑफ वाइंड टर्बाइन कैन कैप्चर वाइंड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, नो नीड टू फेस इट टुवर्ड्स द वाइंड। मेन कंपोनेंट्स यहाँ पे क्या क्या हैं, और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो पहले तो उसका डायग्राम देखो, राइट, एक सेकेंड, राइट, यहाँ पे हब है, बियरिंग है, ब्लेड है, राइट, शाफ्ट है, हाउसिंग, गियर बॉक्स, जनरेटर, फाउंडेशन, ट्रांसफार्मर, ग्रिड कनेक्शन, ये सारी चीजें हैं, ट्रांसफार्मर, राइट। चलो अब इसको थोड़ा वन बाय वन, ये ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आई होप यहाँ पे मैं स्क्रीन पे कोशिश करूंगा और अच्छा डायग्राम यहाँ पे
मेंशन कर दूँ, राइट? तो बाकी ये डायग्राम इसका है वर्टिकल एक्सिस वाइंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम में। देखो, तो इसमें मेन कंपोनेंट्स में पहला हमारे पास वही ब्लेड, इसमें भी तो यूज होगा। दीज आर कर्व्ड, लेकिन ये थोड़ा क्या होता है, कर्व्ड और स्ट्रेट मेटल आर्म्स दैट कैच द वाइंड व्हेन द वाइंड ब्लोस, इट pushes the blades and makes them rotate around the vertical shaft। इसका फंक्शन क्या, कन्वर्ट वाइंड एनर्जी इनटू रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, सिंपल वही सेम चीज, राइट? हब दूसरा यूज होता है, द हब कनेक्ट्स, अब जैसे वहां पे जो ब्लेड यूज हो रहा था हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, डिफरेंस यही है। इसमें कर्व्ड एंड स्ट्रेट मेटल आर्म्स, मतलब का ये ब्लेड होता है, ठीक है? जैसे जो कैच करता है वाइंड को, ठीक, जब आपका वाइंड वहां पे ब्लो करेगा। और सिंपल काफी सारे कंपोनेंट आपके सेम भी होंगे, ठीक है? जैसे हब, यहाँ पे देखो, द हब कनेक्ट कर रहा है ऑल ब्लेड्स टुगेदर एट द टॉप, इट ट्रांसमिट द मोशन ऑफ द ब्लेड्स एट द शाफ्ट, ठीक। एंड शाफ्ट यहाँ पे हो गया द वर्टिकल रॉड इन द सेंटर, और शाफ्ट वही, मतलब देखो ये चीज, एक सेकेंड, ये रहा आपका, ठीक है? तो ये क्या करता है, द वर्टिकल रॉड इन द सेंटर, इट रोटेट एज द ब्लेड्स मूव ड्यू टू वाइंड, कैरीज द रोटेशन फ्रॉम द ब्लेड्स टू द गियर बॉक्स एंड जनरेटर। Cross arms, these are the horizontal rods that connects the shaft and the blades, they help to keep the blades stable and balanced। bearings यहाँ पे होता है, bearings allow करता है shaft to rotate smoothly without friction, बिना किसी फ्रिक्शन के स्मूथली वो रोटेट करने के लिए आपका ये bearings ही अलाउ करता है, जो कि ये है, राइट? ऐसे करके आपको ये डायग्राम बना देना है और बस एक्सप्लेन करना है आपको यहाँ पे। और गाय रोप्स यानी कि strong metal wires that support and hold the tower upright, they prevent shaking and falling due to wind pressure। housing यहाँ पे है, a production box होता है that contains the gearbox and generator, it keeps the internal components safe from dust or rain, ठीक है? इट इज लाइक अ प्रोटेक्टर होता है। गियर बॉक्स क्या करेगा, उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यूज होता था, ठीक है? जनरेटर वही सिंपल मैकेनिकल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट राइट। फाउंडेशन वही सेम चीज है, a strong concrete base that support the whole turbine, राइट? जहाँ पे वो इंस्टॉल किया गया होगा बेसिकली, जैसे वो मतलब कि गिर ना जाए, राइट? फॉल ना हो जाए, सिंपल। तो ये चीज है यहाँ पे। ट्रांसफार्मर यूज होता है, वही सेम चीज, लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ग्रिड कनेक्शन, द ट्रांसफार्मर सेंड द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी टू पावर लाइन्स विच सप्लाई होम्स, इंडस्ट्रीज, और जहाँ पे भी उसे यूज करना है। अगेन दिस इज द डायग्राम, एंड ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया, और वर्किंग, ठीक है? तो बस कंपोनेंट आपको डायग्राम बना लिया आपने, कंपोनेंट एक्सप्लेन करना है, वर्किंग सेम वही उसी तरीके से होगी, राइट? देखो यहाँ भी वही है, वाइंड ब्लो फ्रॉम एनी डायरेक्शन एंड स्ट्राइक द ब्लेड्स, ब्लेड्स रोटेट करना स्टार्ट करेगा अराउंड द वर्टिकल शाफ्ट, रोटेशन ट्रांसफर होगा गियर बॉक्स में और रोटेशन इंक्रीज हो जाएगा, जनरेटर कन्वर्ट करेगा उस रोटेशनल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नाउ इलेक्ट्रिसिटी हम ट्रांसफर के पास जाएगा, जिससे कि और हायर वोल्टेज में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, देन उसे हम यूज कर सकते हैं, राइट, पावर ग्रिड के लिए से। तो ये था आपका यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस वाइंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। ओके, चलिए अब इसके अंदर भी वर्टिकल के भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, राइट? वर्टिकल्स के भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, तो इसको देख लेते हैं। पहला हमारे पास है सिवोनियस टाइप वाइंड टरबाइन, राइट? देखो ये क्या होता है शेवोनियस, देखो शेवोनियस टरबाइन लुक्स लाइक टू हाफ सिलेंडर लाइक टू कप्स और एस शेप का होता है, ज्वाइन टुगेदर, इट वर्क्स ऑन द ड्रैग प्रिंसिपल, मीनिंग इट यूजेस द पुश ऑफ द वाइन टू टर्न। इसका वर्किंग क्या होता है, एक सेकंड देखो, इसका सिंपल वर्किंग क्या है, when winds when wind hits one curved blade, it push it and makes the rotor spin, the other blade moves opposite to the wind direction but gets less resistance, so continuous rotation वहाँ पे होता रहता है। this motion rotate the shaft connected to a generator to produce electricity। इसका एडवांटेज देखो, सिंपल है, सिंपल डिजाइन and easy to build, works well at low wind speed, speeds, can accept wind from any direction, very reliable and low maintenance, rotate। डिसएडवांटेज यही है कि स्लोली यहाँ पे रोटेशन होता है, लो एफिशिएंसी है, स्मॉल पावर जनरेशन में बेसिकली यूज होता है। दूसरा टाइप्स होता है यहाँ पे
डेरियस टाइप wind turbine, right? So it look like a egg beater or curved blades attached to a vertical shaft. It works on the lift principle, right? Like airplane का जैसे wings होता है, when जब wind flow करेगा, right? And around the curved blades, it creates lift and makes the turbine spin fast. Moving air create lift on the curved blades. The lift force caused a rotation of the shaft एंड जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे जनरेट करेगा, राइट? कहने का मतलब है वाइंड जब फ्लो करेगा, राइट, तो वो ऑन द कर्व ब्लेड्स पे वो हिट करेगा, देन क्या होगा, रोटेशन होगा ऑफ द शाफ्ट, देन उस जनरेटर फिर क्या करेगा, उस रोटेशन यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक? एडवांटेज हाई इफिशिएंसी एंड कैन हैंडल स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, नो नीड टू फेस वाइंड डायरेक्शंस, कैन नॉट स्टार्ट बाय इटसेल्फ, स्टार्टिंग मोटर चाहिए यहाँ पे, मोर कॉम्प्लेक्स है, राइट? मीडियम पावर जनरेशन में यूज करते हैं, तो ये होता है। तीसरा हमारे पास में टाइप होता है एच शेप रोटर टाइप, एच शेप रोटर टाइप, okay, this is a modified Darius turbine. Instead of curved blades, it has straight vertical blades forming an H shape when viewed from the front. Working क्या है, wind flows over the straight blades creating lift which makes the rotor spin. The shaft transfer rotation of the generator for electricity generation. देखो एच शेप रोटर टाइप, ये आपका मतलब कन्वर्जन सिस्टम क्या है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये डेरियस जो टरबाइन है उसका मॉडिफाइड वर्जन है। इंस्टेड ऑफ कर्व ब्लेड्स इसके पास स्ट्रेट वर्टिकल ब्लेड्स होता है जो कि एच शेप वहाँ पे फॉर्म कर रहा होता है, अगर फ्रंट साइड से देखें तो। इसमें वाइंड फ्लो करेगा ओवर द स्ट्रेट ब्लेड्स क्रिएटिंग लिफ्ट व्हिच मेक्स द रोटर स्पिन। The shaft transfer rotation of the generator for electricity generation. It can self start more easily without using any external motor. The original Darius design में ऐसा नहीं था, वहां पे क्या था, एक्सटर्नल मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता था वो, लेकिन ये होता है, ठीक है? एडवांटेज सिंपल स्ट्रक्चर, इट कैन सेल्फ स्टार्ट, वर्क्स वेल इन अ यू नो चेंजिंग माइंड्स में भी काम कर सकता है अच्छे से, ईजर मेंटेनेंस है। कहाँ पे यूज होता है, अर्बन एरियाज, रूफ टॉप, स्मॉल फाइन प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है। तो ये हो गया, ठीक है? तो ये देखो टाइप जितना भी हमने अभी आप पढ़ा ना, मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, जैसे कंफ्यूजन ना हो, राइट? देखो, ओके, ये आपका पहला क्या था, हॉरिजॉन्टल एक्सेस वाइंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, ये तो इम्पोर्टेंट था, ठीक है? इसके जो इनर आपके जो टाइप्स है ना, ये ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर सब लिखने बैठ जाओगे तो फिर 32 पेज ही आपको मिलता है, फिर बहुत आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं पूछे जाते कि टाइप्स आपसे पूछ दिया तो सब आपको एक्सप्लेन करना है, राइट? आपसे ऐसे ही पूछते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सेस वाइंड कन्वर्जन सिस्टम क्या होता है, इंडिविजुअल बताइए, या टाइप्स में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पूछते हैं, या मोनोब्लेड 2 मार्क्स में पूछ लिए, राइट? ऐसे करके। तो पूरा एक साथ ही 7 मार्क्स में नहीं आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी काफ़ी लेंदी है, आपने देखा, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है? टाइप्स में अगर देखोगे, सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। तो बट फिर भी अच्छे से आपको हमें पढ़ना है, राइट? टाइप्स में हमने पहले देखा हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, दूसरा वर्टिकल। अब इनके अंदर भी इनर टाइप्स भी हैं, राइट? तो इसके मेन जो टाइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइंड एनर्जी सिस्टम एंड वर्टिकल एक्सेस जो वाइड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम है, ये अच्छे से पढ़ना है। इसके इनर टाइप्स को चाहो तो अगर नहीं ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो तो इन डेप्थ नहीं चला जाना है, ठीक है? बाकी यहाँ पे मैंने कवर करा दिया है। अब वाइंड के कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। मतलब कि वाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब डिस्क्राइब द नेचर और द बिहेवियर ऑफ द वाइंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस। चलिए देखते हैं। पहला वाइंड स्पीड, मतलब वाइंड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमें बताना है, ठीक है? सो वाइंड स्पीड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर वाइंड एनर्जी, ओके? पावर प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइंड टरबाइन डिपेंड्स ऑन द क्यूब ऑफ वाइंड स्पीड, कितना ज्यादा वाइंड की स्पीड है इस पे डिपेंड करता है, तभी वहां पे वाइंड एनर्जी में हम उसे यूज कर सकते हैं, और उससे हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं उसके काइनेटिक एनर्जी को, किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ओके? सो वाइंड का डायरेक्शन भी मैटर करता है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं, राइट? तो वाइंड की स्पीड भी मैटर करता है, राइट? एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाइंड का डायरेक्शन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो वाइंड डायरेक्शन टेल्स फ्रॉम वेयर द वाइंड इज ब्लोइंग, उसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। एयर डेंसिटी, राइट? वाइंड पावर आल्सो डिपेंड्स ऑन एयर डेंसिटी, राइट? कोल्ड एयर हाई डेंसिटी प्रोड्यूस मोर पावर देन वार्म एयर, ठीक? ये हो गया। और यहाँ पे हाइट यानी एल्टीट्यूड भी डिपेंड करता है,
राइट? इससे क्या होता है, जैसे कि वाइंड की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो पाएगा विद हाइट बिकॉज देयर इज लेस फ्रिक्शन, दैट्स व्हाई वाइंड टर्बाइन्स आर माउंटेड ऑन टाल टावर्स। ओके। और टेरेन और सरफेस रफनेस, वाइंड इज स्लोअर नियर द रफ सरफेस लाइक फॉरेस्ट सिटीज ड्यू टू ऑब्स्टेकल। सो ये भी आपका डिपेंड करता है, राइट, कि वाइंड आपका फिर स्लो हो जाएगा अगर वो रफ सरफेस के मतलब कि पास में है, मतलब जो लाइक फॉरेस्ट सिटीज है, राइट, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वाइंड आपका स्लो होता है। ठीक है। सो वाइंड वेरिएशन इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर, वाइंड स्पीड चेंजेस विद द टाइम। ठीक। तो ये है, अगर वाइंड के पावर को कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, देर इज नो यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, बट राइट कर सकते हो, राइट। तो P मतलब पावर कितना है वाइंड में, एयर डेंसिटी, एरिया स्वेप्ट बाय टरबाइन ब्लेड्स, वाइंड की स्पीड कितनी है, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसके पावर को। ना इसका लिमिटेशन समझ लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। ओके, क्या क्या लिमिटेशन है, लो एफिशिएंसी, नॉट ऑल इनपुट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, सम एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट फ्रिक्शन और साउंड, हाई इनिशियल कॉस्ट, सेटिंग अप सिस्टम लाइक सोलर पैनल्स, वाइंड टरबाइंस, जो था ये सब कॉस्टली होता है, ऐसे नहीं हो जाएगा, राइट। और इंटरमिटेंट सप्लाई मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर और वाइंड डिपेंड ऑन वेदर एट एंड टाइम, राइट, दे आर नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम। सो ये भी आपका है। एनर्जी लॉस ड्यूरिंग कन्वर्जन स्टोरेज ट्रांसमिशन, कुछ एनर्जी लॉस एंड वेस्ट हो जाता है। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, राइट, लिमिटेड सस्टेनेबल लोकेशन, स्टोरेज प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी लिमिटेशन भी है, राइट, करंट टेक्नोलॉजी कैन नॉट कन्वर्ट 100% ऑफ अवेलेबल एनर्जी इनटू यूजफुल एनर्जी, राइट। तो ये सारे देखो लिमिटेशंस यहाँ पे थे एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम के। और यस, इसी के साथ हमारा ये जो है यूनिट 4 का कंप्लीट वन शॉट हो गया फिनिश। एक बार यहाँ पे मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। तो ये था सिलेबस, सिंपल देखो सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, राइट। थर्मोइलेक्ट्रिक एंड थर्मियोनिक कन्वर्जन ये यूनिट का नाम था, राइट। सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर, आपको परेशान नहीं होना है। अभी लास्ट में मैं फिर से आपको बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक्स आपको स्ट्रॉन्ग द वे में बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। जो आपने वाइंड एनर्जी पूरा पढ़ा, उसके टाइप्स, उसका वर्किंग, उसके जो दो टाइप्स थे और जनरल मेडिकल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द 7 मार्क्स। एंड थर्मो इलेक्ट्रिकल जनरेटर का जो 7 मार्क्स में प्रिंसिपल वर्किंग ये था, ये पढ़ लेना। और थर्मियोनिक कन्वर्टर जो था, जनरेटर जो था, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये सभी 7 मार्क्स में एडवांटेज डिसएडवांटेज मेरिट ये पढ़ लेना, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बस यही रिपीटेड टाइम पूछे जाते हैं, बाकी सिलेबस तो पूरा ही वैसे कवर किया ही है, तो सब पढ़ लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया यूनिट 4 का 100% सिलेबस फिनिश। अगर देखो लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना अगर कोई भी डाउट होता है दिन, राइट। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वन शॉट के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।